नमस्कार दोस्तों। आज एमपीपीएससी का थर्ड पेपर था साइंस का। और जैसे पिछले साल का पेपर आया था तो कहीं ना कहीं एक तनाव था, कहीं पैसा पेपर वैसा तो ना आएगा। हालांकि पेपर संतुलित आया। उसको टफ भी नहीं कह सकते, बहुत सरल भी नहीं कह सकते। जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनको दो चार क्वेश्चन में काफी फायदा मिल गया होगा, जिनका नहीं है उनको थोड़ा टाइम लग गया होगा, क्योंकि 11 नंबर में भी एक मैथ्स का क्वेश्चन लंबा चौड़ा आ गया, उसको सॉल्व करने में भी टाइम कंज्यूम हुआ ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले दो पेपर सॉल्व किए हैं, एक बार देखिए जरूर। आपने और भी जगहों पर जो है वो अगर कहा जाए पेपर के सॉल्यूशन देखे होंगे, लेकिन एक बार मैंने जैसे पेपर का सॉल्यूशन कराया देखिए जरूर। इतना प्रॉमिस कर दे रहा हूं कि अक्टूबर के पेपर में आपका 20% इससे जो है वो क्लिक करवा दूंगा। और कैसे पेपर लिखना है वो भी अपन इसमें जो है वो उन विषयों के ऊपर भी बात जो है वो कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। 0.6 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की एक तरंग वायु में उत्पन्न की जाती है और 300 मीटर की चाल से भ्रमण करती है। मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो उसकी स्पीड है, ठीक है, वो दी है 300 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ जो है दी है वो दी है 0.6 सेंटीमीटर। दो, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो इसको पहले तो यही मैं जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो गया 006 मीटर। ठीक है, ये यही मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया। अब सबसे बेसिक है, हमें बेसिक अगर कहा जाए, अगर कोई भी वेव जो लेते हैं तो वेव का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी वेग जो होता है उसमें वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ पर इनटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी के लिए एफ क्यू लिख दे रहा हूँ, वेवलेंथ के लिए डब्ल्यू ए लिख दे रहा हूँ आपको शॉर्ट के लिए। बाकी आप चाहो तो वेवलेंथ के लिए ये यूज कर लो, फिर जो है वो अगर कहा जाए ये यूज कर लो। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये हो गया, ये फार्मूला है। अब निकालना क्या है, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, तो ये प्रश्न दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनते क्या है हम सुनते हैं 20 से 20,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी को। तो इसको हमको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने यही इसको हटा दिया, पूरा फार्मूला क्रिएट कर लिया। यहां से मैं इसको कर देता हूं। फार्मूला क्या हो गया अपना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब वेलोसिटी या स्पीड कितनी आ रही है उसमें, स्पीड है 300 मीटर, वेवलेंथ है 6.6 सेंटीमीटर। मैंने क्या में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.006 मीटर, और ये हो गई हर्ट्स। अब सबसे पहले तो ये पॉइंट को हटाएं, दो जीरो हटा दिए, 1 2 3 इनको हटा दिए, ऊपर 10 की घात 3 लगा दी। तो बेसिक मैथमेटिक्स सबको पता होगा। यहाँ पर यानी अपने पास ऊपर क्या हो गया, 300 इंटू 10⁻³ अपॉन 6। 6 से काट दिया, 6 पंजे 30, ये हो गया 50। 50 गुणित 10 की घात 3। अगर हम इसको 10 की घात 3 को खोलें तो हमारे पास आ गया 1 2 3, यानी 50,000 हर्ट्स। ये हमारा आंसर है। अब आंसर क्या आ गया, 50,000 हर्ट्स, है ना। क्या ये सुनने योग्य? आंसर इज नो। क्योंकि आप क्या लिखोगे, चूंकि जो आवृत्ति है वो 50,000 हर्ट्स है और मनुष्य के कान 20 से 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्ज, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ही सुन सकते हैं। उससे ऊपर की हम फ्रीक्वेंसी सुन नहीं सकते। इसीलिए ये अल्ट्रासाउंड है, पराश्रव्य तरंगे हैं जो सोनोग्राफी सेंटर पे यूज होती हैं, वो वाली। इसीलिए इसे हम सुन नहीं पाएंगे, सुने जाने योग्य नहीं है। ये 3 नंबर में था। हालांकि इतना मतलब ये दो ही लाइन का है, जैसे एक लाइन में आपने ये 50,000 हर्ट्ज निकाल लिया। बट आपने इससे क्या सीखा, इससे सबसे पहले आपने सीखा कि आज से ही आप अपनी कॉपी, चाहे वो प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, जितनी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जहां फार्मूले होते हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लो। एग्जाम में क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आपके पास फार्मूला होगा। फार्मूला नहीं होगा तो दिमाग चलता ही नहीं एग्जाम में। ये ध्यान रखिएगा, फार्मूले से ही एग्जाम में जो है वो दिमाग चलेगा। अगला आता है क्यूरी तापमान। अब क्यूरी तापमान क्या है ना, देखो कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, चुंबकीय पदार्थ, अगर हम उसको बहुत ज्यादा पीटते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म होता है, या अगर मान के चलिए उसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, एक सेकंड, या उसको अगर हम बहुत ज्यादा गर्म करें तो उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कोई एक ऐसा टेम्परेचर हो जिसके ऊपर कोई मैग्नेटिक मटेरियल, यानी मैग्नेटिक मटेरियल को हमेशा कहा जाता है फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, यानी अगर कहा जाए लोह चुंबकीय पदार्थ, अपने आप को बदलकर पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ में तब्दील कर ले, वो टेम्परेचर कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। मतलब सरल शब्दों में क्या लिखा, वह न्यूनतम तापमान या वह तापमान जिसपे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक
ठीक है, जो है वो पैरामैग्नेटिक में तब्दील हो जाए, या पैरामैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करने लगे, या जिसमें उसका मैग्नेटिज्म धीरे धीरे खत्म होने लगे। जो आपको लगे, हिंदी में वाले जो है वो फेरो को जो है वो लो चुंबकीय बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक को बोलते हैं अनुचुंबकीय। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरह से ये क्यूरी वाला तो जिनने मैग्नेट पढ़ा होगा, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? अब इसमें भी जिनने ठीक से नहीं पढ़ा उनके लिए खतरनाक है। स्टील चुंबक नहीं होता, पहले तो ध्यान रखिए। ठीक है, स्टील खुद चुंबक नहीं होता, यानी स्टील खुद अपने आप में मैग्नेट नहीं है। जब लोहे में हम 0.5 से 1.5% के बीच, आयरन के अंदर, ये हमने आयरन लिया, इसमें हमने 0.5 टू 1.5% जब हम कार्बन मिलाते हैं तो जन्म होता है स्टील शब्द का, है ना। स्टील एक एलॉय है, जो आपके घर के में जो स्टील के बर्तन होंगे, इसी में अगर हम क्रोमियम मिला दें 11% के आसपास, कम से कम 11 तो मिलाना ही पड़ेगा, तो ये कहलाने लगता है स्टेनलेस स्टील। जो आप बर्तन में चाकू वगैरह देखते हो उस पर लिखा रहता है। तो स्टील तो मैग्नेटिक है, मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेट बनाने में क्यों है, तो ये समझो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं स्टील के छोटे छोटे जगह, उनसे जोड़कर उसको जो है वो परमानेंट मैग्नेट को तैयार किया। स्टील की खासियत इसमें मैग्नेटिज्म आता नहीं, और अगर आता है तो एकदम से जाता नहीं। यानी स्टील से बने हुए मैग्नेट में स्थायी जो चुंबक का गुण है वो लंबी समय तक जो है वो अगर कहा जाए बना रहता है। उसके चुंबक के गुण का जो है वो नुकसान नहीं होता, उसका क्षरण नहीं होता, उसकी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी होती है। इन सब कारणों से स्टील का इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट में बनाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं करना है ना, क्योंकि नहीं तो थोड़ी देर बना रहेगा मैग्नेटिज्म में तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह से स्टील के लिए ये बोल सकते हैं। अब एक और अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज आपको घर पे ये चेक करना हो कि आपके घर में जितने बर्तन हैं वो स्टील के हैं या नहीं। तो चुंबक ले लीजिए एक, कोई भी चुंबक आपके पास हो, देखा होगा गोल वाले चुंबक तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, उसको चिपकाइए। अगर वो बर्तन पे चिपक रहा है तो आपका बर्तन स्टील का नहीं है, और अगर वो नहीं चिपक रहा है तो स्टील का है। स्टील की खासियत होती है, ध्यान रखिएगा ना, मतलब खाली स्टील की, मैग्नेट बनने की बात नहीं कर रहा। केमिकल बॉन्ड सबको मालूम है, ये एक एटम है, सपोज हाइड्रोजन का ये एक एटम है। दो एटम की खासियत होगी वो आपस में मिलकर, ठीक है, मॉलिक्यूल तो बनाएंगे। तो वो एक जो है वो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, कोई एक आकर्षण बल से जो है जुड़े होते हैं। वही आकर्षण बल जो है वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है, रासायनिक बंध और कुछ नहीं होता। किसी भी मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर एक लाइन में लिखना होता है तो किसी भी अगर कहा जाए एलिमेंट या कोई भी तत्व, हम जानते हैं कि छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। जब दो या दो से अधिक एटम, ठीक है, एक अट्रैक्शन के कारण एक मॉलिक्यूल में तब्दील होते हैं, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को से बनने वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, यानी एटम का, वही जो है वो केमिकल बॉन्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है, या रासायनिक बंध के नाम से जो है वो जाना जाता है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, अगर कहा जाए H2 बनाएंगे, हीलियम नहीं बनाएंगे, पता चले तुमने H और H करके H जो की जगह H ही बना दिया, नहीं, दो H मिल गए। तो दो जो है वो अगर कहा जाए आपस में H, मतलब क्या लिखा यहाँ पर, इसको आप कैसे चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस में चित्र भी बना सकते हो। यहाँ पर एक लिख दिया, यहाँ लिख दिया, आप पूरा पूरा चाहो तो पूरा लिख देना हाइड्रोजन एटम, या खाली आप चाहो तो उसके लिए एटम लिख दो, यहाँ पर भी एक एटम लिख दो। ठीक है, और इनके बीच में जो है वो अगर कहा जाए एक अट्रैक्शन फोर्स दिखा दो। ठीक है, इस अट्रैक्शन फोर्स को जो है वो आप जो है वो से जो है वो एक मॉलिक्यूल बता दो। ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो कोई जो है वो बात ही नहीं, अगर अपना जो है वो मन कर रहा है। ठीक है, ये है। और अगर मान के चलो जैसे कोई केमिस्ट्री का टीचर हो चेक करने वाला, तो उसके लिए चित्र कैसे बनेगा, उसके लिए हाइड्रोजन ऐसा बनेगा, ये हाइड्रोजन का ये वो है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक हाइड्रोजन हो गया। और दूसरा अगर कहा जाए ये है एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इससे जो अगर कहा जाए रिजल्ट आया वो आया H2। ये भी बता सकते हो, ये अपने ऊपर। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। यार ब्लीचिंग पाउडर तो ऑलमोस्ट सबको ही मालूम होगा, क्योंकि जब हम कांस्टेबल, व्यापम, पटवारी इन सब एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं तब भी हम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ते हैं, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा, धोने का सोडा, नीला तोता, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, इनके फार्मूले तो याद कर नहीं कर रहे हैं तो आप जो है रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है, उनके फार्मूले याद कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा, है ना। पहले तो समझ लीजिए ये कैल्शियम जो है वो अगर कहा जाए हाइपोक्लोराइट होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को टेक्निकली कहा जाता है कैल्शियम हाइपो, सुना तो सभी ने होगा, क्लोराइड। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, CaO Cl2।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये जो जो क्लोरीन वाला जो कंसेप्ट है ना, यही उसको खतरनाक बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उसके उसके कारण ही उसमें एक जो है वो क्लोरीन के कारण उसमें एक तीखी सी गंध आती है ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, गर्ल्स समझते होंगे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है वो कई जगह ब्लीचिंग एजेंट होता है। पानी को साफ करने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी चीज को ब्लीच करने में, साफ करने में भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजों में अगर कहा जाए यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन जस्तीकरण है ना हिंदी में। अब देखो क्या होता है ना, अगर आपके इंग्लिश नाम याद नहीं, कल का सेकंड पेपर में मैंने 25 बार ये बात बोली। हिंदी में जस्तीकरण, जस्तीकरण का क्या मतलब है कि किसी भी धातु के ऊपर जस्ते की अगर एक पतली परत चढ़ा दी जाए, ठीक है, तो ठीक है उसको, या जिंक की, जस्ता है ना इंग्लिश में, जिंक की एक पतली परत चला दी जाए, तो इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन जो है वो अगर कहा जाए कहलाती है। ठीक है, इसमें डिप मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। उसको जिंक को उबाल लेते हैं और उसके अंदर डाल के उसको फिर निकाल लेते हैं। उद्देश्य यानी गैल्वेनाइजेशन में, मतलब एक लाइन तो ये हो गई कि किसी भी जो है वो धातु के ऊपर, मोस्टली अगर कहा जाए लोहे के ऊपर सबसे ज्यादा होती है, लोहे जैसे धातु के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना ही गैल्वेनाइज कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन से लोहे को रस्टिंग से बचाया जा सकता है, यानी जंग लगने से बचाया जा सकता है। आज के बाद कभी भी जीवन में याद रखना, आपने कुछ चीजें घर की रोजमर्रा की जिंदगी में है लेकिन हमें पता ही नहीं, घर में जो लोहे के पाइप लगे होते थे जिनमें जंग नहीं लगती थी उनको जीआई पाइप बोलते थे। ठीक है, वो पूरे जितने जो है वो अगर कहा जाए कि जो घर में जो पाइप होते थे, तो कभी अगर आप सोच के देखो ना, हमने तो जीआई जो है वो अगर कहा जाए पाइप वर्ड इस्तेमाल किया, बट कभी जीआई का पूरा मतलब समझा? ठीक है, जीआई का मतलब होता था गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, लोहे के पाइप ही है वो, पर वो मतलब आज आप सोच रहे होंगे हाँ यार वो जीआई पाइप होते थे। वो जो तार होते हैं ना, एक तार होता है जंग लग जाता है, एक थोड़ा चमकीला होता है, ऐसा चांदी जैसा दिखता है, जिंक टाइप का, वो भी गैल्वेनाइज्ड होता है। आज कुछ मत करो, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट, कल भी 2 पेपर में हमने ऐसी बात करी, अपने आसपास ढूंढो यार। आज दुकान पे जाओ, किसी हार्डवेयर वाले के यहाँ जाओ, भैया भैया 10 रुपए का जीआई तार दे दो। आप देखोगे अच्छा ये वाला तार, और नॉर्मल तार मांगोगे तो वो जंग लगा तार देगा। तो जीआई का मतलब हो गया गैल्वेनाइज्ड, यानी आपने लिख दिया ना गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। आजकल तो पीवीसी के पाइप आने लगे तो इनकी जगह ही खत्म हो गई, बट ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका। आप अपने मन से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते थे ना। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। प्रत्येक जीव का जो है वो आधार, या आधार जो है वो कोशिका को ही माना जाता है। कोशिका ही से जो है वो सभी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों का जो है वो जन्म होता है। यानी ये कोई भी इस तरह का क्वेश्चन, इसमें कोई टीचर की जरूरत नहीं होती, कोई एग्जाम की डेफिनेशन की, बस अपने को मन से अपनी जो है अगर कहा जाए ये लिखना है। सेल जो है वगैरह, और हाँ थोड़ा सा अगर कहा जाए 3 पॉइंट कब लिखते, अगर वो सेल थ्योरी पूछ लेता। सेल थ्योरी कि कोशिका जो है वो अविभाजित है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ यार 2 लाइन में अगर कहा जाए उसके बाद जगह है और मैं लिख सकता हूं कि सेल थ्योरी, तो आप सेल थ्योरी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सेल थ्योरी एग्जैक्टली कोशिका को ही जो है वो परिभाषित करती है कि एक्चुअल कोशिका क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर पाने का तरीका, एक तो होगी डेफिनेशन, हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में नंबर कैसे मिलते हैं। नंबर 2 तरह से मिलते हैं। एक तो जो आपने मन से बोला कि सभी जीवित जीवों की मूलभूत इकाई, ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ जो है वो कोशिका को कहा जाता है। कोशिका से ही सभी एक कोशीय जीव और बहुकोशिकीय जीव जो है वो निर्मित होते हैं। मनुष्यों के शरीर की सबसे छोटी जो है वो इकाई कोशिका को ही जो है वो कहा जाता है, ये आपने यहाँ। दूसरा, कोशिका, अब अगर थोड़ा जैसे अगर कहा जाए कि स्टैंडर्ड की ओर जो है वो जाना चाहें, तो स्टैंडर्ड में आपको जो है वो ये बताना पड़ेगा कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो कोशिका की जो है वो खोज की थी। ये एक अगर हम चाहें तो बता सकते हैं कि भैया रॉबर्ट हुक वो बंदा था जिसने पहली बार जो है वो कोशिका को जो है वो बताया। फिर चाहो तो कोशिका सेल थ्योरी लिखना हो तो लिख सकते हो, इसमें नहीं लिखने की जरूरत थी। भोजन के प्रमुख घटक, रोज क्या खा रहे हो? विटामिन खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मिनरल खा रहे हैं। ठीक है, यही तो लिखना था। हमारे भोजन के घटक, सुबह उठते हैं तो क्या खाते हैं यार, आज पनीर खाया, ये विटामिन जो है वो प्रोटीन का सोर्स हो गया। ठीक है, नींबू का रस, ये जो है वो विटामिन सी का सोर्स हो गया। दूध पिया, इसमें मिलने वाला कैल्शियम जो है वो मिनरल का सोर्स हो गया। ठीक है, दूध के अंदर जो मिठास थी वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया। तो ये हमारे रोजमर्रा के फूड हैबिट्स हैं, इसमें क्या है, मिनरल यहाँ पर। तो बस ये इतना ही तो लिखना था और कुछ थोड़ी लिखना था, ये तो बेसिक हो गया। अगला है पौधे पादप की जड़ों में रोम। रोम मतलब कि उसका सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है, जो रूट होती है, रूट इस तरह की होती है, ये रूट है। तो रूट के ऊपर इस तरह के पतले पतले रेशे होते हैं। इन रेशों का काम होता है कि जमीन के अंदर, जैसे सपोज मान के चलिए ये जमीन है, जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, यानी पोषक तत्व,
और वहां से पानी, ठीक है, लेकर, यहाँ पानी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, न्यूट्रिशंस एंड वाटर लेकर उसको पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाना। केवल ये काम करते हैं रूट, जो कि अगर कहा जाए हेयर, बाकी और कोई काम नहीं होता। तुम सोचोगे वो फोटोसिंथेसिस लिखे आओगे तो काट पीट देगा कॉपी को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करती है रूट, जो है अगर कहा जाए हेयर। इतना ही काम जो है अगर कहा जाए ये कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है अगर कहा जाए क्या बोलता है, फिशिंग। अब सबको मालूम है ये, तो मैं क्या बताऊं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है, इसे एक आर्थिक अपराध कहा जाता है। मतलब फिशिंग एक प्रकार का आर्थिक अपराध है जिसे साइबर क्राइम में जो है रखा जाता है। फिशिंग में क्या होता है, आपको एक मैसेज आता है, टिंग, ठीक है भाई साहब आप जो है वो 5 लाख रुपए की लॉटरी जीत गए, इस लिंक पर क्लिक करके अपने खाते की जानकारी दें, पूरे पैसे उड़ गए, ये फिशिंग है। ठीक है, यहाँ पर फिशिंग को जो है अगर कहा जाए, आज जो है वो अगर कहा जाए कई रूपों में जाता है। इस एसएमएस के फॉर्म में आएगा तो स्मिशिंग कहेंगे। जब कॉल आएगा, वो जमतारा मॉडल पढ़ लीजिएगा, हमारे भी ग्वालियर भिंड मुरैना में जमतारा मॉडल चर्चा में रहा कुछ समय। उसमें क्या होगा, एक कॉल आता है आपके पास कि भैया आपका फलाना लॉक हो गया, ये हो गया, आपको फलाना इनाम लगा है। ठीक है, मेल आता है। तो अगर आपको कॉल आ रहा है तो विशिंग, वाइश ओवर फिशिंग, एसएमएस से होने वाली फिशिंग स्मिशिंग यहाँ पर। तो फिशिंग मतलब अगर, लेकिन हाँ नंबर कब मिलेंगे, अगर आपने मतलब देखो जिनने दे दिया है वो इससे तनाव ना लेना कि यार हमने तो ये चीज नहीं लिखी, ये तो अजीब सी चीज बता रहे हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब तक आप उसमें साइबर क्राइम, और फाइनली अगर कहा जाए इकोनॉमिकल बेस्ड साइबर क्राइम, यानी आर्थिक अपराध है, बट ये इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा होता है, इसीलिए इसको अपन जो है वो अगर कहा जाए साइबर क्राइम के अंतर्गत रखते हैं। तो साइबर क्राइम में है, इसीलिए जो है वो अगर अपन ने साइबर क्राइम नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो बस ये बेसिक जो है वो अगर कहा जाए है, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई और जो है वो क्वेश्चन जो है वो आएगा। या ईमेल स्पूफिंग जो है वो भी यही है, कोई आपको मेल आता है कि भैया फलानी जो है वो अगर कहा जाए बैंक के द्वारा आपको 2 लाख रुपए का फ्री लोन दे दिया गया, या फलाना जो है वो अगर कहा जाए आपका कार्ड लॉक हो गया, आप उस पर लिंक पे क्लिक करते हो यहाँ पर, तो धोखाधड़ी से भेजे जाने वाले मेल स्पूफिंग कहलाते हैं, यही फिशिंग है। और यहाँ पर अगला क्या बोलता है, एक मतलब आप खुद देखो ना, ये अपने आसपास ही सब कुछ है। ईमेल, तुम अपना ईमेल एड्रेस डाल लो, क्या प्रारूप होगा। यानी आपके पास खुद का जो अगर कहा जाए कि ईमेल है, ईमेल में सबसे पहले क्या है आपका, कोई भी ईमेल के अंदर, कोई भी ईमेल का फॉर्मेट अगर आपने देखा होगा तो उसमें सबसे पहले होता है यूजर नेम। कोई भी यूजर नेम, मैं जैसे मेरा ईमेल है तो बीरेंद्र है ना, ये मैंने लिख दिया बीरेंद्र, ये मेरा नाम है। तो इसको हम आम भाषा में बोलते हैं यूजर नेम। यूजर नेम अल्फा न्यूमेरिकल दोनों हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ यहाँ पर। फिर उसके बाद होता है @, ठीक है, यानी उसके बाद जो है वो @, फिर जो भी डोमेन हम जो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, डोमेन जैसे गूगल, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन यानी कॉम। तो यूजर नेम @domain.com, ये एक आइडियल ईमेल एड्रेस है। मैं अगर अपना लिखता तो क्या लिखता, viren@gmail.com। आप अपना लिखते तो जो भी आपका नाम था, जैसे XYZ, ठीक है, @gmail.com, yahoo.com, जो भी अगर कहा जाए, इंपॉर्टेंट है, यूजर नेम इंपॉर्टेंट है, डोमेन जो है वो अगर कहा जाए जो है वो इम्पोर्टेंट है। इससे ही जो है वो ईमेल को पहचान मिलेगी, यही आइडियल ईमेल का फॉर्मेट होता है यहाँ पर। बाकी आपने जो भी लिखा होगा वो सही होगा, उम्मीद है। यहाँ पर अगर नहीं लिखा होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड्रॉइड, फिडोर, विंडोज, आईओएस क्या है, सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सब ऑपरेटिंग, ठीक है, इन सब का जो है वो इस्तेमाल जो है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली एंड्रॉइड है, आईओएस है, ये सब मोबाइल में, विंडोज, ये सब जो है वो अगर कहा जाए कि मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग जो है वो अगर कहा जाए सॉफ्टवेयर सभी। अब आप कहोगे कि जो है वो अगर ये सब तो हमने सुन रखे, इनमें हमने जो है वो, अब यहाँ पर देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन से हमको कुछ चीजें सीखना भी चाहिए। इस क्वेश्चन से हमको क्या जो है वो अगर कहा जाए सीखने को मिला, सबसे पहला हमको सीखने को मिला फेडोरा। तो अभी अपना दिमाग चला कि यार ये फेडोरा क्या है, तो फेडोरा भी एग्जैक्टली एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ये ध्यान रखिएगा ना, फेडोरा भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन लाइनक्स बेस्ड है, तो ना के बराबर ही जो है वो इसका इस्तेमाल है। तो ऐसे अपन ने इसको जो है वो रख लिया। अगला क्या बोलता है, समीकरण x = 2y ax, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन जिनका मैथ्स नहीं होगा उनके लिए ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, मैं इतना विश्वास कर सकता हूँ यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसको क्या करते हैं। जैसे x = 2y ना, इसको लिख देते हैं x - 2y = 0।
अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, अब अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिंपल सा लॉजिक है, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर दिख रही है, यानी ये एक्स है, एक्स यानी वन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर अगर कहा जाए ए एक्स, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बी वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, सी तो है नहीं तो 0 ले लिया यहाँ पर, ये हो गया। अब एबीसी के रूप में क्या हो गया, ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ए की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी हो गई 1, बी की क्या हो गई -2, सी की क्या हो गई 0। ऐसे आराम से इसको निकाल सकते थे, ये 7th और 8th क्लास में एनसीईआरटी वगैरह में तो बहुत है यूज। √5 अंदर ले लिया, √5 बाहर निकाल लिया, बहुत आराम से कर लिया होगा सबने, मुझे विश्वास है कि इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं आई होगी। ठीक है, √5 इसको जो है मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ ऐसे, तो 7 की 21 हो गई, रूट से निकाला, 21 गुणित 5 कर दिया, 20 पंजे 100 हो गया, ये आंसर आ गया, बस खत्म। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं क्या समझू, मतलब ये क्वेश्चन तो जो है वो आसानी से जो है वो अब आपने जो है वो कर ही दिए होंगे, उसमें मेरे जैसे किसी जो है वो व्यक्ति की जो है वो अगर कहा जाए कि क्या कोई कहे कि भैया आपकी जो है वो जरूरत है, तो मेरे जैसे व्यक्ति की इसमें तो जो है वो कोई आपको जो है वो जरूरत नहीं है, ये हमेशा। लेकिन इस प्रश्न से, ये 2 मैथमेटिक्स के प्रश्न से वो बच्चे, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न एक एक लाइन के थे, इसमें 2 लाइन की भी जो है वो जरूरत नहीं थी, मैं आपको बताऊं, दो जैसे कहते हैं ना कि दो लाइन की भी जरूरत हो, तो 2 लाइन की भी जरूरत नहीं, तो इससे आपको एक मैसेज चला गया कि अभी भी जिनका साइंस नहीं है या जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, वो छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन, देखो जितना बड़े पे दौड़ लगाएंगे उतना खतरनाक, छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर हम जो है वो दौड़ लगाएं, और जो है अगर कहा जाए कि उससे जो है अगर कहा जाए इसको कवर करें। अगला क्या है, एक वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर अपन ने लिख दिया 30 और 60, ये वर्ग अंतराल कहलाएगा। वर्ग अंतराल का जो है अगर कहा जाए, यानी उसका क्लास मार्क जो होता है क्या होता है, क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो, है ना। यहाँ पर लिख लिया अपन ने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जो दी है वैल्यू, यार साफ नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, करा भी होगा मैथ्स में सबने जो है अगर कहा जाए, नहीं करा हो तो धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा, पर ये छोटे क्वेश्चन है, इसमें हम आसानी से आंसर तक जो है वो जा सकते हैं, कोई बहुत मतलब अगर कहा जाए कि बहुत ज्यादा मेहनत वाली चीज जो है वो नहीं है, इसको अपन मेहनत के साथ जो है वो सोचेंगे बहुत ज्यादा जोड़ने की जरूरत है, तो ऐसे इसमें कोई हाय तौबा वाली चीज नहीं कि कोई जो है वो अगर कहा जाए हाय तौबा वाली तो टेंशन आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक जैसे कहा जाए कि इसमें कोई ऐसा जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि क्वेश्चन जो है वो नहीं है जो बहुत ज्यादा कष्टकारक, उसको अगर कहा जाए कि कष्टकारक का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अरे बाप रे कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या था, हमने तो कभी जो है वो ये क्वेश्चन पहली बार ही देख रहे हैं कि इस तरह का जो है वो क्वेश्चन जो है वो आया, ऐसा कोई भी जो है वो अगर कहा जाए क्वेश्चन अभी तक जो है वो नहीं आया, ये आपको याद। अगले के ऊपर एक सेकेंड, अब अगला एक सेकेंड, अगला है योग को परिभाषित कर दिया। अब योग की कोई भी परिभाषा लिख सकते है ना, योग का मतलब होता है जड़ना, जोड़ना, क्या जोड़ रहा है, मेरे ये शरीर को मेरे मन और मेरे मस्तिष्क, आत्मा तो नहीं बोल सकता अभी मैं, मेरे मन और मेरे मस्तिष्क से जो चीज जोड़ दे उसको जोड़ना ही योग कहलाता है। यानी योग एक ध्यान की प्रक्रिया है, या योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा संयुक्त रूप से या मस्तिष्क संयुक्त रूप से जो है अगर कहा जाए जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये हो गया, तो जैसे अगर कहा जाए बहुत बेसिक सी है कि मेरा अगर मेरे आंखों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, मेरा अपने मुंह के ऊपर नियंत्रण नहीं है, मेरा अपने शरीर के अंगों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो मैं योग से, जैसे प्राणायाम करते हैं अपन, ठीक है, तो इस तरह से योग यानी जोड़ना। अब किस किस को जनरली हम लोग अगर मैथोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम शरीर को मन और आत्मा से जोड़ेंगे, और विज्ञान से जोड़ें तो आत्मा हटा देना, मस्तिष्क से जोड़ लेना, यहाँ पर अगर कहा जाए जो भी आपको अच्छा लगे, इस तरह से योग में योग की परिभाषा जो है वो लिखी जा सकती है। यहाँ पर कोई कठिन जो है वो नहीं था, ये आसानी से। WHO पर संक्षिप्त, अरे यार अब 3 नंबर का प्रश्न पूछ रहे हो तो 3 नंबर में क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखाओगे, तो उसमें केवल और केवल यह है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। वर्तमान में वो विश्व के सभी देशों में स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी सेवाएं
ठीक है, वहां पर अगर कहा जाए स्वास्थ्य तकनीकों के आदान प्रदान के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए कार्य करता है। अब अगर 5 नंबर का होता तो मैं बहुत सारी चीजें बताता। इस 3 नंबर में केवल और केवल ये है कि भैया 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था और मेन उद्देश्य यही कि पूरी दुनिया में जो है वो अगर कहा जाए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है, और उसके लिए जो है वो अगर कहा जाए जो भी बातें हैं वो तो फिर कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अगला क्या बोलता है, आयुष। अब ये तो आपने ऐसे ही रटा होगा या आपको तो जो है ऐसे पता ही होगा कि आयुष जो है वो अगर कहा जाए, आयुष का मतलब क्या है। आज वर्तमान में भारत में परंपरागत प्राचीन चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों को वापस जो है वो अगर कहा जाए लिंक करना, ये आयुष क्या है। आयुर्वेद, आयुष में है क्या, आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथी। अगली बार की पीएससी के लिए भैया सभी लोग आयुर्वेद के बारे में बुनियादी बात, योग के बारे में बुनियादी बात, नेचुरोपैथी के बारे में बुनियादी बात, यूनानी के बारे में बुनियादी बात, सिद्ध और होम्योपैथी के बारे में बुनियादी बात पढ़ के रखना। इस बार तो उसने इतना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, पर अगली बार जो है वो क्वेश्चन जो है वो आड़ा टेढ़ा पूछेगा। वो यही पूछेगा कि भैया जो सिद्ध परंपरा है वो भारत के किन राज्यों में ज्यादा चलती है। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि हाँ भैया सिद्ध जो है वो परंपरा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, मोस्टली तमिलनाडु के आसपास, केरल के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा चलती है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मतलब अगर कहा जाए, ठीक है। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। ये तो एमबीपीएससी वाले बच्चों को ऐसे ही रटा होता है कि इंदौर में, और आजकल तो ऐसे भी इंदौर में पीएससी की तैयारी करने वाले जब सबसे ज्यादा इंदौर में, तो उनको मालूम ही है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी आई थी 1984 में स्थापित हुआ था ये, कि सेंटर फॉर एग्जैक्टली साइक्लोट्रॉन रिसर्च पे, ठीक है, यहाँ पर वो लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये भारत में अपने आप में एक अनोखा ही संस्थान है। तो भारत में साइक्लोट्रॉन रिसर्च के लिए 1984 में मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है कैट या सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र या संस्थान, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, की स्थापना की गई। बाद में प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना के नाम पर, क्योंकि जो हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना स्माइलिंग बुद्धा 1974 में, उस न्यूक्लियर टेस्ट में राजा रमन्ना की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। ये ध्यान रखिए, कोई पूछेगा कि जो स्माइलिंग बुद्धा है उसमें राजा रमन्ना का एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल था। इस बात से शायद उनको सम्मानित करने के लिए हमने इस सेंटर का नाम बदलकर उन्हीं के नाम पर आर कैट कर दिया, यानी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज्यादा टफ था जो पूछा गया हो यहाँ पर। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे खींच रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर्सर में, ठीक है, वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे का मुख्य योगदान बताइए। अगर आपने कोविड के दौरान किसी एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, ये भी अवेयरनेस का क्वेश्चन है, मुझे भी अवेयरनेस से ही याद है, मैं आपको बता दूं। जब कोविड हुआ तो भारत में सबसे ज्यादा कोविड के समय उपयोग में आने वाली बुनियादी जो मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं उनकी शॉर्टेज होना शुरू हो गई, बेसिक जो ड्रग्स होती थी। उस दौरान बड़े पैमाने पर एक वैज्ञानिक की कहानियां पेपरों में आई या न्यूज चैनल वालों ने उनके बारे में बताया, वो थे प्रफुल्ल चंद्र रे। क्योंकि उसमें बताया गया कि भारत में कैसे बंगाल जो है वो में बंगाल केमिकल जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी खड़ी हुई, जो भारत में पहली अगर कहा जाए फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, यानी औषधि या ड्रग बनाने वाली या दवा बनाने वाली पहली कंपनी जो थी प्रफुल्ल चंद्र रे ने खड़ी करी थी। और इतना सिंपल रहते थे कि आप सोच नहीं सकते, मतलब इतनी सिंपलिसिटी, मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैज्ञानिक, और इतना सिंपल रहता था कि आप सोच नहीं सकते। तो आपको ये बताना था कि प्रसिद्ध बांग्ला अगर कहा जाए केमिस्ट, ठीक है, या अगर कहा जाए रसायन शास्त्री या वैज्ञानिक, जो भी आपको अच्छा लगे, जिनके द्वारा बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की गई, ये भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। ये ध्यान रखिए, कोई पूछेगा कि इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी किसकी थी, तो इन्होंने ही शुरू करी थी। और मैं नहीं कह रहा, आप कुछ मत करिए, मैं मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो कहीं की भी गप्पे वाली बात हो गई, आप कुछ मतलब अवेयरनेस वाली चीज बता रहे, क्योंकि मैंने खुद जब कोविड में लॉकडाउन में अपने घर में रहा तो मैंने कई बार नाम सुना इनका। आप कुछ मत करिए, प्रफुल्ल चंद्र है, कोविड-19 टाइप कर लीजिए यूट्यूब पे जाके, और मेरा प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ लीजिए, प्रफुल्ल चंद्र है टाइप कीजिए, कोविड-19 के लिए आपको बहुत सारी स्टोरियां, मैं अभी कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारी स्टोरियां मिल जाएंगी।
तो भारत में रिमोट सेंसिंग है ना। आप आपको देखो इससे भी क्या सीखने को मिला, जो टॉपिक सीधे हैं उनके बारे में तो बुनियादी पता होना चाहिए। अब सबने ही रटा होगा, जिसने भी आपको पढ़ाया होगा उसने बताया होगा कि IRS, ठीक है, यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, जो 19, मुझे एग्जैक्ट डेट मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 1988 में वो लॉन्च हुआ, बाकी तो आप लिख ही लोगे देख के। तो 1988 में जब हमने अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया, तो भारत जो है वो रिमोट सेंसिंग से जो है वो जुड़ गया। और इसके बाद लगातार जो है वो अगर कहा जाए कि हम रिमोट सेंसिंग में, आज तो हम रिमोट सेंसिंग का ऐसा कोई फील्ड नहीं, खेती किसानी से लेकर हर एक चीज में हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल जो है वो भरपूर कर रहे हैं। मैपिंग वगैरह में तो बहुत ज्यादा हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां से हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के अगर कहा जाए मतलब की दिशा में कदम बढ़ाने की जो है वो शुरुआत है, ये अपने को लिखना था। COP26 शिखर सम्मेलन के अनुसार भारत अब 2070, ये तो रटे ही हुआ है। ऐसे भी ये मुझे लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, मेरा दिमाग चल रहा था कि ये क्वेश्चन पूछेगा पंचामृत नाम से, क्योंकि ये COP26 में प्रधानमंत्री जब ग्लासगो गए थे तो उन्होंने पंचामृत की बात करी थी कि भाई हमारे क्या टारगेट होंगे, उसी का एक हिस्सा था या नेट जीरो। उन्होंने कहा था कि भाई अभी तो हम नेट जीरो के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोपियन एजेंसीज बोल रही हूँ, हमारी क्षमता नहीं है कि हम अभी आज के आज नेट जीरो अचीव कर लें। तो हमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हम जो है वो 2070 तक ही नेट जीरो को जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो उस हिसाब से ये जो है वो बुनियादी रूप से बात रही। फिर आता है टेरी, ये तो एनवायरमेंट में जो भी होगा, द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट। दो इंस्टीट्यूट एनवायरमेंट के लिए याद रखना, ठीक है, एक नीरी और एक टेरी, ठीक है, दोनों मतलब पर्यावरण की दिशा में दो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मतलब एग्जाम में जो है वो आपको आते ही हैं, कुछ ना कुछ जो है वो अगर कहा जाए उनसे क्वेश्चन जो है वो आएंगे। या तो नीरी के बारे में पूछेगा, हो सकता है इस बार जो है CSI या नीरी, नीरी मालूम होगा ना, आपका कोई फ्रेंड वगैरह होगा उससे भी पूछा करो, क्या चूनम पूछा है क्या, नीरी पता है क्या। नीरी ने जो है वो नागपुर में, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं उसको, नीरी को, वो भी बहुत फेमस है। और ऐसे ही अगर कहा था जो एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये टाटा ने बनाया था। ऐसे भी हमारे देश में ज्यादातर अच्छे काम टाटा की देन है, आप ध्यान रखिए। ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, ये टाटा की है, टाटा फंडामेंटल रिसर्च से ही खड़ा हुआ सब कुछ। ठीक है, ये आप सोचो कि टाटा फंडामेंटल रिसर्च से ही सब कुछ खड़ा हुआ है, इस देश में टाटा ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा योगदान, अब आप गाड़ी खरीद के कम से कम कंट्रीब्यूट करो उनको। ठीक है, तो टेरी समझ गए, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, और टाटा के द्वारा जो है वो उसको उस समय स्थापित किया गया था। ये एक बेसिक जो है वो अगर कहा जाए अपने को याद रखना है, बाकी तो अब जो है वो और जानकारी तो आप खुद भी कर लोगे, मुझे नहीं लगता है। अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है जैव ईंधन सेल, बायोफ्यूल सेल। अब सपोज मान के चलो सेल मालूम है, अब जैव आ गया, जैसे क्या होता है ना, केमिकल सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन सेल क्या होगी, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो बायोफ्यूल सेल क्या करेगी, यानी किसी भी बायोलॉजिकल एनर्जी को, ठीक है, यानी जैव ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये तो मन से ही मार देना दिमाग लगा के, मतलब वहां समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगी। एक्चुअली क्या होता है बायोफ्यूल सेल्स में, क्या होता है, हम मोस्टली बैक्टीरिया की सहायता से, ठीक है, एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, बैक्टीरिया से क्रिया करा के एंजाइम से हम केमिकल रिलीज कराते हैं, उन केमिकल्स की सहायता से बिजली पैदा करते हैं। इसको हम आम भाषा में, ऐसी एक बायोफ्यूल सेल हमारे शरीर में भी काम कर रही है। आप क्या सोच रहे हो, आपके शरीर में बायोफ्यूल सेल नहीं है? ये जो आपके हार्ट को, जो खुद का आपका प्राकृतिक पेस मेकर है, जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये जो मेरे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, इनमें जो रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, ये इनको कहाँ से एनर्जी मिल रही है, मेरे शरीर में भी तो एक करंट है ना। तो मेरे पास भी तो अपनी खुद की बायोफ्यूल सेल है टेक्निकली, मतलब ये नहीं लिखना पर बता रहा हूँ। तो मोस्टली जो है वो अगर कहा जाए बायोफ्यूल सेल्स बनाने के लिए, उसमें भी हमको एक एनोड की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी हमको कैथोड की जरूरत पड़ेगी, पर दुनिया में ज्यादातर इस समय बायोफ्यूल सेल के लिए बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। और अभी ये रिसर्च का ही विषय, मतलब बहुत ज्यादा बायोफ्यूल सेल में अभी कोई बहुत एडवांस जो है वो काम नहीं हुआ, बट अब काम होने लगा बायोफ्यूल सेल्स का। अभी मतलब आने वाले 2-4 साल में तो बायोफ्यूल सेल्स आपके शरीर की एनर्जी से ही आपके मोबाइल चार्ज हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, बायोफ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। अगला है पर्यावरण नैतिकता। कुछ दायित्व हैं हमारे पर्यावरण के लिए।
हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, वृक्षों को कटने से बचाना चाहिए, ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, उन्हें भी हमारी तरह ही समझना चाहिए, जितना मनुष्य का प्रकृति पर अधिकार है उतना अन्य वन्य जीवों का भी अधिकार है। यही पर्यावरण दायित्व है। पर्यावरण दायित्व एग्जैक्टली एनवायरमेंट की एक ब्रांच है पूरी, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्यावरण की वह शाखा जिसमें पर्यावरण के नैतिक जो है वो मूल्यों के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के क्या नैतिक कर्तव्य अपने पर्यावरण के प्रति है उनका अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण नैतिकता कहलाती है। उदाहरण के लिए स्वयं के अलावा पेड़ पौधे वृक्ष पशु पक्षियों का संरक्षण करना, पर्यावरण को जो है वो प्रदूषित होने से बचाना, पर्यावरण संतुलन के लिए जो है वो अगर कहा जाए प्रयास करना, वनों का विनाश ना होने देना, यानी अगर कहा जाए अपने संसाधनों का दुरुपयोग ना करना, जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, पता चले जंगल चले गए, अब देख रहा है कि कोई है नहीं और साला 4 लकड़ी काट के ले आया घर में पड़ी है, यानी आपके हमारे अंदर नैतिक मूल्य खत्म हो जाते हैं कई जगह। नैतिक मूल्य का मतलब ही है कि हम खुद अपने मतलब कोई है नहीं तो हमारी क्या दायित्व है, उस समय तो हमारे कोई दायित्व होंगे ना। आज एक केला खाया, 4 दोस्त हैं तो कहीं अरे यार डस्टबिन कहाँ दिख रहा है यार, डस्टबिन बताओ यार दोस्त, डस्टबिन। अकेले रहते हो तो रोड पे फेंक के आ जाते हो, तुम नहीं मैं भी वही हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को तो तुमसे अलग नहीं मानूंगा ना। यानी हमारा एक नैतिक दायित्व क्या हो रहा है वहां से हट रहा है, हमें वो दायित्व निभाना है। आप खुद देखो ना, जब स्टेशन पे सोचो कि नल नल का उपयोग करते हैं ना, तो 10 लोग होते हैं ना तो नल को बंद करते हो, कई ऐसे होते हैं कि अगर कोई दिख नहीं रहा ना आजू तो नल को चालू छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए वो आजकल वो ढक्कन वाले ऐसे वाले नल लगा दिए, उनको मालूम नहीं तुम क्या कमाल करोगे हम और तुम। तो ये पर्यावरण नैतिकता है, यानी ये 5 नंबर में भी लिख सकते थे कि पर्यावरण के प्रति मानव के कर्तव्य क्या क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने देना है, ठीक है, वनों का संरक्षण करना है, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन नहीं करना है, ठीक है, पशु पक्षियों का संरक्षण करना है। अभी साला पशु पक्षियों का क्या संरक्षण करेंगे, बाघों को गर्दन काट काट के ले जा रहे हैं शिकारी, ठीक है, अभी पेपर में मैंने पढ़ा, हमारी खुद की पर्यावरण के प्रति नैतिकता नहीं है ना, यानी जो शिकार कर रहा है उसको भी नैतिकता अगर वो सीख जाए तो ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएगा मनुष्य और पशुओं का। ओवरऑल पर्यावरण संरक्षण के 3 कानून जितने चाहे लिख दो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लिख दो 1986, ठीक है, एनजीटी लिख दो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लिख दो 2010, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट लिख दो 2002 का, है ना, अपना क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिख दो 1972 का। ढेर तुम कम से कम इस क्लास में औसतन हर बच्चे को 15-20 तो याद ही होंगे, ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ढेर लग गया कि अरे साहब क्या कोई बोलेगा कि एनवायरमेंट एक्ट, तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट लिख दो, एयर पॉल्यूशन एक्ट लिख दो, ये सब एनवायरमेंट से जो है वो संबंधित लॉ। फिर भी मेरे नजर से अगर जो मुझे अच्छे लगते हैं तो 5 एनवायरमेंट लॉ अच्छे लगते हैं मुझे। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये मैं लिखता अगर मैं आपकी जगह होता तो। दूसरा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, क्रमबद्ध तरीके से लिखता है यहाँ पर। तीसरा एयर पॉल्यूशन, ठीक है, मतलब अगर कहा जाए इन कंट्रोल एक्ट या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट या वायु प्रदूषण अधिनियम लिख देता 1981 का। चौथा में लिखता वहां पर, मतलब अब 3 ही थे तो मैं 3 इसमें से छांट लेता, वैसे तो मैं 3 में लिखता तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लिखता, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 और एक 2010 का जो है वो एनजीटी एक्ट लिख देता। तो ये तो खैर ऐसे ही इस क्लास में ऑलमोस्ट सबको मालूम है, क्योंकि जो प्री में एनजीटी पढ़ा होगा 7 एक्ट है उसमें पीछे सबसे लास्ट में, और तो सबको रटे हुए हैं यहाँ पर। प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे, 25 पर्यावरणीय मुद्दे लिख सकते हो आप आंख बंद कर। किसी टीचर किसी कोचिंग किसी गाइड की जरूरत है क्या आपकी अवेयरनेस के अलावा? सबसे बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा क्या है इस समय दुनिया में? क्लाइमेट चेंज। दूसरा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तीसरा क्या है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस, जैव विविधता की जो क्षति हो रही है, तीसरी। चौथी क्या है? पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन, ये चौथा अगर कहा जाए पर्यावरणीय अगर कहा जाए मुद्दा जो है अगर कहा जाए यहाँ पर अगर कहा जाए। पांचवा क्या है? जो हमारे समुद्र हैं उनमें एसिडिफिकेशन हो रहा, अम्लीकरण हो रहा, जिससे कि वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है अगर कहा जाए धीरे धीरे क्या हो रही, खत्म हो रही। ऐसे ना जाने कितने आप पर्यावरण से संबंधित मुद्दे या एनवायरमेंटल इश्यू लिख सकते थे, आप खुद मन से लिख सकते हैं। ये 4-5 तो मैंने जो आपको बता दिए कि ये जो है वो आप लिख देते तो बेसिक होता है ना। फिर क्या है अगला? भूविज्ञान को परिभाषा, जियोलॉजी, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके गर्भ के अंदर क्या। देखो जियोग्राफी में आप बाहर बाहर स्टडी करते हो पूरी,
पृथ्वी के अंदर उसके गर्भ में क्या है और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई और उत्पत्ति के बाद आज तक पृथ्वी क्या के अंदर जो बदलाव हुए, उसके भूगर्भ के अंदर है ना, जियोलॉजी, उसके अंदर जाना है आपको। भूगर्भ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भू, ये खतरनाक होता है ना, भूविज्ञान लिख दिया ना तो दिमाग खराब हो जाता है। एग्जैक्टली भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भ शास्त्र का क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जाकर हम उसकी स्टडी करेंगे ना, तब हमको जो है वो समझ पड़ेगा। यहाँ पर अगर कहा जाए भूविज्ञान उसके अंदर, तो यही भूगर्भ की बात हो रही। तो भूविज्ञान, या चलो उसका है तो भूविज्ञान ही मान ले, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का कमाल होता है जो ट्रांसलेट होता है। यानी इसके अंदर सभी तरह की, अभी ये अगर ये सोचो 5 नंबर का होता, कैसे वॉल्केनो बने, कैसे भूकंप आए, ठीक है, महाद्वीपों का निर्माण कैसा हुआ, उसकी क्या नाम है, वैगनर की आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लिख देते, महाद्वीपीय विस्थापन का जो है सिद्धांत जो है अगर कहा जाए लिख देता, भूगोल जो है अगर कहा जाए उसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ, उसके अंदर स्थल कैसे हैं, शैल कैसे हैं, ये सब जो है अगर कहा जाए पूरी स्टडी जो है वो अगर कहा जाए, जो मतलब अगर कहा जाए भूविज्ञान कहलाता है। इसको जियोलॉजी के नाम से जो है वो जाना जाता है। बेसिक है जियोलॉजी अगर कहा जाए, मुझे नहीं लगता कि किसी का जो है वो गलत हुआ होगा। सूचकांक जीवाश्म, ये भी बहुत हालांकि आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैंने तो खैर पढ़ाया था ये। सूचकांक जीवाश्म का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कोई चट्टान है, तो चट्टान, जैसे ये चट्टान है, अब इस चट्टान में हमको कोई, ये सपोज मान के चलिए एक फॉसिल्स मिल गया, ये फॉसिल्स है, ठीक है, जीवाश्म। जब हम जीवाश्म को निकालेंगे तो जीवाश्म से हमको दो चीजों की स्टडी, एक तो जीवाश्म की एज का पता चलेगा, प्लस इस चट्टान की एज का पता चलेगा, क्योंकि ये चट्टान जब बन रही होगी तभी ये जीवाश्म में आया, नहीं तो कैसे आता। ठीक है, यानी जैसे सपोज मान के चट्टान, अवसादी चट्टान बन रही है, जैसे यहाँ पर कोई जीवाश्म पड़ा है, कोई चट्टान जैसी बनी होगी, तो इससे हम इन चट्टानों का यानी रॉक्स का स्टडी भी कर सकते हैं, प्लस जीवाश्म से उस समय की अगर कहा जाए जीवाश्म की आयु का भी पता लगा सकते हैं। ये सब जो है अगर कहा जाए इंडेक्स फॉसिल में किया जाता है। यानी हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि इंडेक्स फॉसिल एनवायरमेंट, मतलब अगर कहा जाए कि ऐसी ब्रांच है या ऐसी शाखा है जिसमें हम फॉसिल्स की आयु, वह कब के हैं, उस समय की चट्टान, ठीक है, उस समय की भूगर्भीय स्थितियां आदि का भी अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। ये सब जो है वो इंडेक्स फॉसिल्स की सहायता से जानकारी मिलती है। जनरली जैसे हम कोई जो है अगर कहा जाए, कहते ना कि यार वो फलानी चीज जो है वो अगर कहा जाए कि जुरासिक पीरियड की, तो दिमाग चलता है कि अच्छा जुरासिक पीरियड कैसे पता चलेगा, तो किस समय वो प्रिजर्व्ड हुआ होगा रॉक में वो फॉसिल, उस फॉसिल को स्टडी करें तो हम उसकी स्टडी से उस समय के बारे में जो है वो पता लगा सकते हैं। तो एक पूरा इसमें बेसिक है। तो ये मेरे हो गए 3 नंबर के पूरे क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपने एक ही चीज सीखी कि अगर क्या बोलते हैं कि आपका मैथ्स के ऊपर कमांड नहीं है तो मैथ्स पे कमांड करिए। पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया कि अगर आपको ये नहीं मालूम है कि जो है वो ये वेलोसिटी जो है अगर कहा जाए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए ये फार्मूला होता तब भी वो क्वेश्चन जो है वो आंसर तक नहीं ले जाता। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बड़े क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक मोटरसाइकिल चालक का द्रव्यमान मोटरसाइकिल के साथ 90 किलोग्राम है, गतिज ऊर्जा की वृद्धि की गणना करें यदि चाल 6 किलोमीटर से घंटा से बढ़ाकर 12 किलोमीटर कर दी जाए, है ना। अब पहले तो दिख रहा है गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, यानी सिंपल सी लॉजिक है, गतिज ऊर्जा मतलब हाफ mv² है ना, काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी होती, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जैसे डैम का पानी भरा है तो mgh होती। अगर ये फार्मूला याद है तो आप जीत गए, फार्मूला याद है तो नहीं जीते यहाँ पर। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा के लिए अपने को क्या दिख रहा है, हाफ mv² है। अब इसमें बदलाव दिख रहे हैं दो, तो v की वैल्यू आपको दी हुई है, एक स्थिति में 6 से है, एक में 12 है वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी को ही काउंट कर लें, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर अगर कहा जाए 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो जो है वो अगर कहा जाए, सबसे पहले तो चूंकि आपको किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। तो अभी वो करा होगा ना रेल वाले क्वेश्चन, किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो 5/, तो 6×3 = 18 हो गया, यानी 5/3 मीटर पर सेकंड। ये पहला केस आ गया, एक हो गया ना, ये केस नंबर 1।
दूसरा 12 वाले का ले लेते हैं, 12 वाले का भी यही यहाँ पर होता, 12 गुणित 5/18, यहाँ पर ये इसको कर दिया, ये 6 दूनी 12 हो गया, वो 6 3 18 हो गया है, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, 10/3 हो गया, ये अपने पास दूसरा हो गया 10/3 मीटर पर सेकंड, ये अपन ने उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ अब वो क्या बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है, कितनी ऊर्जा जो है बढ़ी है ना, यानी उसको तो जूल में निकालना पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ mv²। अब ½ mv² की वैल्यू कितनी दी है, दो जगह, तो दो आपको वेलोसिटी दी है, पहली दी है अंतिम और एक दी है शुरुआती। तो अपने पास क्या हो गई वेलोसिटी, देखो एम अंतिम वेग क्या हो गया 12 तक पहुंचे आप, और प्रारंभिक क्या था उसका, इसको यू मान लेना है ना, प्रारंभिक वेग को हमेशा कैसे काउंट करेंगे अपन, यू से। तो ½ mv² माइनस ½ mu², ये आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी है, यही लिख दिया मैंने, ठीक है, यही कर दे रहा हूं। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, यहां भी एम कॉमन है, यहां भी एम कॉमन है, तो 1/2 एम को अपन ने क्या करा, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा v² माइनस u²। ये यहां तक कोई डाउट है, इसको फिर यहां से मैं साफ करके आगे का यहां दिखा देता हूं, ठीक है, ये यहां तक आ गया कि बिल्कुल सरल है, इसमें कोई मेहनत नहीं है यहाँ पर। अब v² और u² है ना, अब यहाँ पर अपने को केवल जो है वो अगर क्या करना, वैल्यू पुट करना, वैल्यू v की वैल्यू, ठीक है, v जो है वो अगर कहा जाए, v की वैल्यू कितनी 10/3, तो 10/3 को यहां पर करा, यहां अंदर कर दिया 1/2 m कितना था वहां पर 90 था ना, तो सीधे लिख दिया यहाँ पर 90, तो ये 90/2 तो यही हो गया, देखो 1/2 है ना, m की वैल्यू 90, ये लिखी हुई है 90, और ये 2 90/2, अंदर v² है, v का है क्या है, v यहाँ पर अब अपन ने कितना निकाला था अभी 10/3 निकाला, 10/3 निकाला, 6 दूनी 12, हाँ 10/3 ही जो है वो निकाला था, और उसका कितना निकाला तो वो तो याद है मुझे 5/3, तो ये कितना हो गया स्क्वायर में 10/100 हो गया, ये तो 100 हो गया, और ये कितना हो गया 3×9, तो यहाँ सीधे मैंने क्या लिख दिया 100/9, माइनस यू कितना हो गया 5×5, यहाँ पर अगर कहा जाए ये 25 हो गया, और ये 3 जो है वो अगर कहा जाए 9 हो गया, -25/9, ये निकाल लिया। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर 9 है, तो 9 जो है वो मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, यहाँ से 100 में से 25 गया, 75 बचा, तो मेरे पास आ गया 75/9 गुणित, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 90/2 गुणित 75/9, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 9×9 ठीक है, ये यहाँ पर हो गया 720/2, ठीक है, यहाँ पर अब इसको जो है वो 720/2 क्या हो गया, ये 2 से काट दिया, 2 तिया 6, ठीक है, बचा 1, 2 6 जो है अगर कहा जाए 2 7 नहीं 6 नहीं कितना हो गया 90, हाँ हाँ काट लो, बस इतना जो है वो वैल्यू निकाल लो, ये हो गया। तो इस तरह से जो है वो आंसर तक अपन जो है वो पहुंच गए, यानी इसमें कोई जो है एक्चुअल वही गड़बड़ी हो गई, 72 76 सॉरी, ठीक है, 1 मिनट 75 है ना यार, अभी तो गड़बड़ी हो रही इधर काटने में भी, यहाँ 1 सेकंड रुकना बस मेरे को, 75, एक मिनट खिचड़ पिचड़ हो गया, यहीं काट देता हूँ फटाक से, 90/2 गुणित 75/9, 9 से कट गया 10 बार, ये हो गया 750/2, क्या है वो एकदम खिचड़ पिचड़ हो रहा था ना, 2 से काटा 2 2 2 तिया 6, 2 से फिर ठीक 6 गए, 2 2 6 12, 2 7 14, यहाँ पर 14 हो गए, बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 375 जूल, ये आंसर। हालांकि आया कितना, अगर टेक्निकल देखा जाए तो 2 लाइन और 2 लाइन 4 लाइन में गया, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। पूरे प्रश्न का एक ही नियम था कि आपको क्या पता होना चाहिए, ½ mv²। अगली बार एक डैम के पानी का क्वेश्चन आएगा, mgh होगा, ऊंचाई दी जाएगी, ग्रेविटी दी जाएगी, मास दिया जाएगा, दूसरा डैम दिया जाएगा, उसमें mgh में g और h कॉमन कर देगा, मास वैल्यू बदल देगा, दोनों के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की गणना करने को दे देगा। ऐसे ही होता है आजकल तो। अगला है ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके क्या हैं यार, बेसिक है, ठीक है, कोई भी जो है हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है। सबसे पहले होती है, जैसे इसको घर पे करना आज, अगर अपन चाकू को, ठीक है, आग के ऊपर रखें, गैस के ऊपर रखें, ये चाकू है सपोज तुम्हारा, ऐसे थोड़ा सा अपन ने चाकू जैसे बना लिया, अब यहाँ से गैस के ऊपर इसको गर्म करें, तो यहां से जो एनर्जी जाएगी, तो धीरे धीरे चाकू का ये हिस्सा सबसे पहले गर्म होगा, फिर सबसे आखिरी वाला जहां आपने पकड़ा है वो गर्म होगा,
इस तरह से जो एनर्जी एक एटम से, यानी देखो क्या होता है, एटम सॉलिड जो होते हैं ना, ठोस में एटम से बंधे हुए होते हैं, वो केवल वाइब्रेट हो सकते हैं। अब आपको तो दिख नहीं रहा होगा, मेरा हाथ ऐसे वाइब्रेट होते हैं, तो वाइब्रेट होने में वो अपनी एनर्जी दूसरे को, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथा, यानी इस प्रकार सबसे आखिरी वाले में, सबसे आखिरी में एनर्जी ट्रांसमिट होती है। इसको बोलते हैं कंडक्शन यानी चालन। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कंडक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंडक्शन यानी चालन केवल ठोसों में होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ठोसों के एटम्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज्यादा होता है, जैसे मैंने हाथ बांध लिया अपना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसके कारण वो केवल वाइब्रेट होकर अपनी एनर्जी दूसरे का ट्रांसफर करेंगे। इसलिए ठोस का सबसे आगे का हिस्सा सबसे जल्दी गर्म होगा, सबसे आखिरी का हिस्सा सबसे कम। लिक्विड और गैस होती है। अब लिक्विड और गैस का भी प्रैक्टिकल घर पे ही कर सकते हैं। एक गैस के ऊपर ऐसे एक पानी की बर्तन रख दिया, अब इसमें पानी भरा हुआ है ना, यहाँ पर 2 मिनट का ही आंसर है। आप चाहोगे तो ऐसा चित्र बना के भी आते तो भी होगा। ये लिक्विड और गैस के लिए हो गया। ये आग लगा दी नीचे। अब चूंकि लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है और गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, इसलिए ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जब गर्म करोगे तो यहाँ का मॉलिक्यूल्स निकलकर कहाँ जाएगा, ऊपर। इस प्रकार पानी का सबसे ऊपरी हिस्सा सबसे पहले गर्म होगा और सबसे नीचे का हिस्सा सबसे बाद में गर्म होगा। यही रीजन है कि ठंड में जब हम किसी रॉड से पानी गर्म करते हैं और उसको छूते हैं, अरे हाँ गर्म हो गया, और जैसे ही मग्गे से उसको ऊपर नीचे करते हैं वो पूरा ठंडा हो जाता है। और इसको कर देखना हो तो इसका भी प्रैक्टिकल आज क्या करना है, घर पे गैस के ऊपर एक स्टील की तपेली रख देना, गर्म करना, देखना धीरे धीरे नीचे से ऊपर बुलबुले आते हुए दिखेंगे। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए, इसी से अभी जो आसपास अभी बारिश में बारिश हुई ना, ये कन्वेक्शन से ही है। इसको कन्वेक्शन रेनफॉल ही बोलते हैं, संवहनी वर्षा, इसको संवहन बोलते हैं। वर्षा भी इसी से होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पानी गिर रहा है ना, कन्वेक्शन से ही गिर रहा है। ठीक है, यानी क्या समझे कि जो लिक्विड और गैस है, यानी द्रव और गैस है, उसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है। तीसरा जो है वो क्या है, ठीक है, रेडिएशन कहलाता है। ये है रेडिएशन। ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी, कितना डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या कोई मीडियम है, बिना मीडियम के, अरे 10,000 किलोमीटर तक हमारी एटमॉस्फेयर की मैक्सिमम सीमा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10,000 किलोमीटर के ऊपर तो सब कुछ वैक्यूम है। तो बिना किसी मीडियम के अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए तो इसे बोलते हैं विकिरण यानी रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी का गर्म होना, या सूर्य से जब हम सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं तो उससे किसी कपड़े का सूख जाना, ये सब जो है वो विकिरण ऊर्जा का ही जो है वो परिणाम। इस तरह हम अपनी आम जिंदगी के अंदर 3 तरह से इसको समझ सकते हैं। कंडक्शन यानी ठोस, जैसे कोई भी चीज है ठोस, उसके अंदर कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन यानी गैस, जैसे सोचो, कन्वेक्शन का एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आपने पढ़ रखा हो या ना पढ़ा हो। कभी आपने सोचा, फ्रीजर जो होते हैं उनमें, फ्रीजर जनरली जो पुराने फ्रीजर होते थे जिनमें फैन नहीं होता था, फ्रीजर में ऊपर फ्रीजर होता था मेन, क्योंकि यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर कम होता था तो गैसें भारी होकर नीचे आ जाती थी और नीचे की गैसें ऊपर चली जाती थी। ये भी एनर्जी का ट्रांसमिशन इसी तरह से हो रहा है। ओवरऑल ये तो आप अपने घर पे कर सकते हो, ये मैंने बता दिया है ना। मिश्रण और यौगिक क्या अंतर है, किसी बेसिक है। अब मिश्रण में दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं या तत्व हैं, किसी भी अनुपात में हम मिला सकते हैं। और यौगिक में जो है वो अगर कहा जाए, उसका अनुपात क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, यौगिक में अनुपात क्या होगा, फिक्स होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। मिश्रण के अंदर जो भी चीज मिलाई गई वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोती, यौगिक में अपनी प्रॉपर्टी खो देती। जैसे सोडियम बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है सोडियम। ठीक है, क्लोरीन भी आप मुंह में नहीं रख सकते, जला देगी आपका मुंह को। लेकिन सोडियम क्लोराइड तो खूब खा रहे हो नमक, यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी, यानी अपने केमिकल जो गुण है वो उन्हें क्या कर दिए, बदल दिए। यहाँ पर अगर कहा जाए, ये एक जो है मिश्रण को आसान, मतलब अगर कहा जाए मिश्रण का जो सेपरेशन, ठीक है, जो कोई भी मिश्रण है उसमें जो चीजें उनका सेपरेशन करना बहुत आसान प्रक्रियाओं से होता है। यौगिक के सेपरेशन के लिए थोड़ी प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल सी हो जाती हैं। इस प्रकार, और एग्जाम्पल लिख दो मिश्रण का। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए नमक शक्कर का घोल लिख दो, ये मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पर, या कोई एलॉय लिख दो, जैसे आप जो है वो पीतल लिख दो, ब्रास, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। एलॉय भी मिश्रण होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं अभी आपने इसी में ऊपर लिखा था ब्लीचिंग पाउडर, वही उठा के टीप दो, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक कंपाउंड है यौगिक, इसी में ढूंढ लिया अपन ने एक तो। ठीक है, और भी जो भी है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, नमक हुआ, H2O हुआ, पानी हुआ, ये सब कंपाउंड यानी यौगिक है। तो यौगिक और मिश्रण में कोई अंतर नहीं। सरल सी बात है, मैं तो ऐसे समझाता हूँ अपने बच्चों को कि किसी नमकीन वाले की दुकान पे जाते हो नमकीन बनवाने,
तुम्हारा चेहरा उसको अच्छा लग गया तो उसके मिश्रणों की क्वांटिटी में मूंगफली के दाने ज्यादा बढ़ जाएंगे या कोई चीज बढ़ जाएगी, तुम उसको अच्छे नहीं लगे तो वो चीज कम कर देगा। यानी मिश्रण के अंदर कोई फिक्स रेशो नहीं है, यौगिक में बिल्कुल फिक्स रेशो है। ओवरऑल कुछ भी इसमें अंतर नहीं था, बेसिक आप कर सकते थे, यहाँ पर सरल प्रश्न था। 25वां एग्जाम्पल लिख सकते थे, मैंने अपने को दो तीन आपको बता दिए, ये आप समझ सकते थे। कोई भी फिजिकल मेथड से जो है वो अगर कहा जाए मिश्रण को अलग कर सकते, कोई भी फिजिकल मेथड से। जैसे अगर मान के चलिए तेल और पानी को अगर अलग करना हो तो सोखता कागज ले लो, ठीक है, उससे भी आप अलग कर सकते हो। लेकिन कंपाउंड को अलग करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल मेथड इस्तेमाल करना पड़ती है। जैसे H2O में से H2 और O2 को अलग करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओवरऑल बेसिक है। सक्रियता श्रेणी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 5 नंबर में लिख सकते हैं आसानी से। क्या होती है सक्रियता? इसको ऐसे समझो, अगर मान के चलो आपके पास अभी एक अंगूठी हो चांदी की और एक तांबे की और एक सोने की, किस पे ऑक्सीजन का असर ज्यादा पड़ेगा? कौन ज्यादा मतलब अगर कहा जाए अपनी चमक खो देगी? मे बी तांबा सबसे पहले खराब दिखेगा, फिर उसके बाद चांदी भी थोड़ी काली पड़ जाएगी, सोना एकदम चमक मार रहा है, ये मेरे हाथ में कड़ा पहना हुआ एकदम वैसा ही वैसा चमक मार रहा है। क्यों मार रहा है यार? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है। तो कोई भी धातु की जो क्रियाशीलता होती है, जिसको अपन एक्टिवनेस बोलते हैं, उस क्रियाशीलता के आधार पर उसको हम एक घटते क्रम में जमाते हैं। उस घटते क्रम में जमाने पे जो सीरीज प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी के नाम से जो है वो जाना जाता है। हमेशा जो है वो उसको क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी से हमें यह पता चलता है कि कोई धातु किसी अन्य धातु या किसी अन्य पदार्थ के साथ कितना ज्यादा क्रिया करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक सोने का प्याला है और उसमें आपने नींबू का अचार रख दिया तो उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर तांबे के बर्तन में रख दिया तो नींबू का अचार रख के उठाओगे इतनी देर में वो अपना असर दिखा देता है तांबे पे। देखा होगा हमारी मम्मी नींबू से जो है वो अपने तांबे के बर्तन धोती थी। आजकल तो वो पीताम्बरी आ गई। यानी तांबा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह से ये जो है वो अगर कहा जाए, और देखो डेफिनेशन तो बहुत सारी, मैं तो अभी तुमको ये बताने के लिए बैठा हूं कि अगर इन केस अगर वहां पर हो जाए, फिर उसके अंदर क्या करा कि आपने जो है वो रिएक्टिवनेस के अंदर जो है वो सीरीज बना ली। हाईली रिएक्टिव जो है वो सबसे ऊपर रख दिया, और जो है वो सबसे कम रिएक्टिव जो है वो अगर कहा जाए नीचे रख दिया। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। सोडियम कितना रिएक्टिव होता है, खुले में रख ही नहीं सकते आप, उसको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है सोडियम। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बैरियम, ये सब हाईली रिएक्टिव है। फिर थोड़ी बीच वाली स्थिति में जाओगे, बीच में जैसे जिंक है, कॉपर है, ठीक है, टिन है, लेड है, ये सब जो है बीच में बिल्कुल ना के बराबर, जो बिल्कुल कहीं मतलब अगर कहा जाए जिसको अपन बोलते हैं ना अनरिएक्टिव, असक्रिय। तो वो जब सीरीज बनाओगे, मतलब इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपने शायद बनाई होगी, मैंने तो हाथ से भी बनाई थी बच्चों के लिए, इसी में मेरे सिस्टम पे सेव पड़ी है। तो ऐसी एक चार्ट बनती है इसमें। इसमें ऊपर सबसे ज्यादा अत्यधिक सक्रिय, मध्यम सक्रिय, सबसे कम सक्रिय, ठीक है। यहां पर अगर कहा जाए तो सबसे कम सक्रिय में नॉर्मली तो हम गोल्ड को लेते हैं, लेकिन गोल्ड से भी कम होती है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये चार सबसे, मतलब इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे याद करते ही हैं स्टूडेंट जब भी, मतलब जो भी टीचर उनको पढ़ाते हैं तो वो उनको जो है वो याद कराते हैं, उनको बोलते भी हैं कि बेटा आपको ये चीजें जो है वो याद रखना है। तो अगर सपोज आपने प्लेटिनम नहीं पढ़ रखा, मतलब आपने कहा कि यार हमने तो प्लेटिनम से कभी सोचा ही नहीं कि प्लेटिनम भी होता है, तो आप गोल्ड से भी लगाओगे तो कोई आपको गलत नहीं करेगा। ये मतलब दिमाग लगा ना कि जो है वो गोल्ड, हालांकि गोल्ड से कम जो है वो रिएक्टिव होता है प्लेटिनम, इसलिए सबसे महंगा आता था प्लेटिनम। उसके बाद फिर महंगे नंबर पे 2 पे आएगा गोल्ड, फिर तीसरे नंबर पे आएगा सिल्वर, फिर चौथे नंबर पे आएगा कॉपर, ठीक है। इस तरह से अगर कहा जाए आपको ये देखने को मिल जाएगा। बस इतना आपने को जान रखना। मोर रिएक्टिव सबसे ज्यादा, मैंने क्या बताया, सबसे खराब पोटेशियम, इतना रिएक्टिव होता है आप सोच नहीं सकते। सबसे हाईली रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ना बारूद में भी आपने देखा पोटेशियम नाइट्रेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कितना रिएक्टिव होता है, 1 सेकंड में ब्लास्ट होता है उसमें, मतलब टाइम लेता ही नहीं, वो इतना जल्दी ब्लास्ट होता है। तो इसका एक चार्ट अगर हम बना लें, ठीक है, चार्ट जैसे यहाँ पर सबसे हाईली में मैंने पोटेशियम, पोटेशियम का फार्मूला के है, सोडियम है तो सोडियम का फार्मूला एन है, ऐसे लिख दिया। सबसे नीचे में चला गया प्लेटिनम, पीटी बोलते हैं। गोल्ड, गोल्ड का क्या, एयू फार्मूला जो है वो होता है ना, सिल्वर का एजी हो गया, कॉपर का जो है वो सीयू हो गया। ऐसे आप पूरा नाम लिख देते तो ये बढ़िया फ्री के नंबर, सब टीचरों ने पढ़ाया और सब किताबों में लिखा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है,
अब श्वसन क्या है यार? गैसों का एक्सचेंज, आदान प्रदान, जो हम शरीर में भी गैस ले रहा हूँ उसके आदान प्रदान की जो है अगर कहा जाए प्रक्रिया श्वसन है। श्वसन के अंग, जीवों में श्वसन अंग यार दो तरह से श्वसन अंग होंगे। एक तो जिनसे हम श्वसन लेते हैं, जैसे हम लंग्स से लेते हैं, ठीक है। कुछ जीव जो है वो लंग्स की जगह जो है वो गिल्स से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो है वो ट्रेकिया से लेते हैं। ट्रेकिया, ये दिख रहा होगा ट्रेकिया, जैसे जो कॉकरोच वगैरह उनमें ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया जो होती है ना, जो अगर कहा जाए जो क्या बोलते हैं, श्वास नली वाला जो हिस्सा होता है, उससे लेते हैं। कुछ बेचारे जीव जो है अगर कहा जाए स्किन से लेते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो स्किन से भी जो है अगर कहा जाए, मछली चले जाओगे तो वो गिल्स से लेती है। तो श्वसन अंग क्या हो गए? आपने एक एक लाइन में ले लिया। लंग्स, जैसे आपने कह दिया कि जो है वो सभी जो है वो क्या बोलते हैं इसको, मैमल्स जो हैं, यानी स्तनधारी हैं, या रेप्टाइल्स हैं, या जो है बर्ड्स हैं यानी पक्षी हैं, वो लंग्स का जो है वो अगर कहा जाए की सहायता से सांस लेते हैं, जिसमें एक पूरा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन सिस्टम। हमारे जो है वो अगर कहा जाए फुसफुस भी बोलते हैं हिंदी में, होता है, ठीक है। उसके बाद मछलियों में चले गए, तो मछलियों में आपने बता दिया कि वो गिल्स की सहायता लेते हैं। फिर जो है वो अगर कहा जाए कि कुछ जो है जीव जैसे एम्फीबियन जो होते हैं, उभयचर, वो स्किन से भी सांस लेते हैं। ऐसे आपने क्या करा, एक लिस्ट जो है वो बना दी। गिल्स में भी एक गिल होती है जिसको बुक गिल बोलते हैं, शायद आपने कभी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ये जो केकड़े होते हैं वो उससे सांस लेते हैं। ये तो एक हो गया। इन केस अगर मान के चलो ऐसा क्वेश्चन वहां भूल गए कि यार गिल्स लिखूं क्या क्या लिखूं, तो खुद के ही श्वसन अंग लिख दिए ना। खुद के, मतलब ये भी कोई मतलब काटेगा थोड़ी कि यार जो है वो, क्योंकि आप जो जो वहां पर वो पूछना चाह रहा है वो भी अस्पष्टता वाली बात होती। तो आपने लिख दिया कि साहब मैं तो अपनी नाक का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये नोज, नोजल चैम्बर, ठीक है, ये नोजल चैम्बर हो गया, ये नोज हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये फेरक्स हो गया, ठीक है, ट्रैकिया हो गया। आप लंग्स में चले आओगे तो वहां पर ब्रोंकाई है, ठीक है। ये सब जो है वो अगर कहा जाए श्वसन अंग के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका चित्र है। एनसीईआरटी में अगर ये 3-4 क्वेश्चन जो आए, मैं आपको ये सब एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ। जैसे स्तनधारियों के वृषण, एक मैंने पटवारी के समय साइंस का एमसीक्यू बनाया था, उसमें मैंने पूरा टेस्टिस समझाया था। मतलब एमसीक्यू में समझाया था कि टेस्टिस कैसे रहता है। तो एक 12th क्लास में एक ह्यूमन जो है वो अगर कहा जाए रिप्रोडक्शन ऑर्गन का पूरा टॉपिक ही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एग्जाम के तो चलो ठीक है, अगले के लिए जो है वो, क्योंकि उसमें शर्म भी आती है। हम अपने स्टूडेंट्स को, मैंने एक बार अभी ऑनलाइन बैच में पढ़ाया था, तो बहुत ज्यादा शर्मा भी रहते, कई बच्चे सोचते हैं। मैंने कहा शर्म से काम नहीं चलता। अभी मैंने कहा आ जाएगा रिप्रोडक्शन ऑर्गन को तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने कहा खुल के बात करने वाली चीजें हैं ये सब विषय। तो उसमें से ये जो है वो उन्होंने जो है वो उठाया। मैं दिखा भी देता हूँ आप, है ना, ये मैं अभी आपको स्क्रीन रोक के दिखा देता हूँ। ये श्वसन अंग वाला और ये दोनों देखो। देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, उसके पीछे का तर्क मैं बता दूं क्यों दिखा रहा हूँ। पहला तो स्तनधारियों में व्यसन के ऊपर सब्जेक्ट की, अभी आपने देखा होगा पीएससी ने लगातार 2 साल तक 2 क्वेश्चन जो है वो टेस्टिस के ऊपर जो है वो पूछे, या मेल जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर पूछे। तो एक तो ये 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की एक बुक है। इसमें से अगर आप ये याद कर ले, जैसे मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहक, अधिवृषण, तो आप पहले तो देखो, ध्यान से देखो, क्या सर्टोली सेल, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आया? मतलब पहले तो यहां पर अगर देखें, तो यहां से आप अगर देखेंगे, एक तो जो है वो सैक्रोट्रम के बारे में पूछ लिया उसने, ये अभी जो है वो पीएससी प्री में आ चुका है। दूसरा जो है वो अगर कहा जाए कि सर्टोली सेल के बारे में जो है वो पूछ लिया उसने। इस तरह से ये है कि वो एक ही जगह से क्वेश्चन उठा रहा है 2-3। तो आप अगर इस चार्ट को, ये इंग्लिश में भी अगर आपका मन कर रहा है कि भैया मुझे इंग्लिश में याद करना है, तो ये जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे चले जाइए 12th क्लास में एनसीईआरटी की बुक के ऊपर, और इसको इंग्लिश में कर लीजिए। एक सेकंड, थोड़ा कर्सर रुक रहा है इसका, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है इसमें। तो इंग्लिश में भी कर सकते हो। यहाँ पर ये अभी इंग्लिश में आ गया, ये मैं यहाँ से चला गया। तो आपको सर्टोली सेल आ सकता है या लीडिंग सेल्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सेम जो है वो आप फीमेल पे चले जाइए नीचे, यहाँ पर इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है वो पूरा, इसको कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन को तो आप जो है वो ऐसे मेरे हिसाब से जो है वो कर सकते थे, इसमें कोई ऐसी जो है वो दिक्कत की जो है वो बात नहीं थी। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं स्क्रीन को जरा फुल स्क्रीन कर दूं। अब कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कार्य क्या होते हैं, प्रत्येक प्रकार की 2 डिवाइस के एग्जाम्पल लिखिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मुझे समझाने की आवश्यकता है।
हाँ, ये है कि वहां पर आप क्या करिएगा, जो भी लिखे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस, उसका चार्ट बना दे। एक तरफ जो है वो इनपुट डिवाइस का जो है वो लिस्ट बना दे, दूसरी तरफ जो है वो अगर कहा जाए आउटपुट डिवाइस का लिस्ट बना दे, और कोई भी दो जो आपको अच्छी लग रही है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है वो वहां पर आप समझा दे। जैसे अभी कंप्यूटर के अंदर जो है वो माउस है, तो आपने बता दिया माउस का फंक्शन बता दिया कि क्या हुआ, या आपने जो है वो अगर कहा जाए कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का जो है वो आप फंक्शन बता दो, प्रिंटर का फंक्शन बता दो। इस तरह से आसानी से आप, ठीक है, इनपुट यानी कम से कम 5-6 इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड ले लो, माउस ले लो, जैसे ये मैं यूज कर रहा हूँ उसको लाइट पेन के नाम से भी जानते हैं, इस तरह का ये है। मॉनिटर जो है वो आउटपुट है, प्रिंटर जो है वो अगर कहा जाए आउटपुट डिवाइस के रूप में काम कर रहा है। ऐसे आप आसानी से ये बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो ये इनपुट। अच्छा, दूसरा है कि क्या कार्य है, डाटा को रिसीव करना इनपुट डिवाइस, ठीक है, और डाटा से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आउटपुट डिवाइस का काम है। ये हमेशा ध्यान रखें ना, कोई भी अगर आउटपुट, जैसे स्पीकर डाटा को आउटपुट प्रोवाइड करेगा, माउस इनपुट में देगा, स्कैनर इनपुट में देगा, ट्रैक बॉल इनपुट में देगा, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट में देगा। ऐसे आराम से कर सकते थे। डिजी लॉकर के उपयोग यार सबके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में है। क्या लाभ है डिजी लॉकर के? पहला कि मुझे डॉक्यूमेंट को जो है वो अगर कहा जाए फिजिकल कॉपी लेके घूमने की आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन क्या किसी किताब में मिलेगा? सोच के देखो, क्या कहीं किसी किताब में मिलेगा? हाँ, आपके मोबाइल में अगर डिजी लॉकर है तो आप उसको जानते हो। जैसे मैं अपने डिजी, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ डिजी लॉकर में। तो आज अगर मैं कार ड्राइव करता हूँ तो मुझे इस बात की तरफ नहीं होती कि यार मेरा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस कोई पुलिस वाले ने रोक लिया, पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, या मेरा जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो है वो अगर कहा जाए वो मेरे डिजी लॉकर में जो है वो सेफ। तो पहला कि डिजी लॉकर में हम हमारे सभी तरह के, ठीक है, अगर कहा जाए डॉक्यूमेंट्स की ई कॉपी रख सकते हैं। ये पहला हो गया। फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो है आपकी जितने भी, आज आप सोचो कई बच्चे कहते रहे यार मेरी मार्कशीट वहां रखी है, मुझे फॉर्म भरना था, अरे डिजी लॉकर का इस्तेमाल करो ना। ये हो गया पहला। दूसरा, डिजी लॉकर से में जो है वो सुरक्षित की गई सूचना को कहीं भी जो है वो एक्सेस किया जा सकता है, भारत के किसी कोने में। जहां तक कि भारत के बाहर आप विदेशों में भी अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आसानी से जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हो। तीसरा कि चूंकि डिजी लॉकर जो है वो अगर कहा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोडक्ट है, इसीलिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। ओटीपी वेरिफिकेशन आदि के माध्यम से जो है वो अगर कहा जाए सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। ठीक है। चौथा कि चूंकि डिजी लॉकर में हम जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल या ई कॉपी स्टोर करते हैं, इसीलिए फिजिकल कॉपी को कहीं देने आदि की जो लागत है या कॉस्ट आदि है, वो हमारी जो है वो अगर कहा जाए इसमें क्या हो जाती है, कम जो है वो हो जाती है। कि भैया ये मैं आपको बेसिक जो है वो अगर कहा जाए मन से बोल रहा हूँ सर, कि आपकी कॉस्ट को इसने कर दिया। पांचवा कि आप किसी भी समय विद इन ए सेकंड, अभी आप सोचो कोई मुझसे कहे कि यार अपना जो है वो जो है वो क्या बोलते हैं कि कार का जो है वो इंश्योरेंस बताओ। अभी मुझे रोक लिया किसी ने, अब मैं कार में निकला, उधर से वो बैग खोल रहा, उसमें से निकाल रहा, क्या करूंगा मैं? ये मोबाइल खोला, ये जो है वो अगर कहा जाए स्क्रीन दबाई, ये यूं करा, ये डिजी लॉकर खोला। अभी आप लोगों को तो नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा उसको, बट विद इन ए सेकंड में उसमें क्या करूंगा कि डिजी लॉकर अपना जो है वो दिखा दूं कि भैया ये जो है वो अगर कहा जाए ये देखो मेरा ये इस तरह से, जैसे अभी पता नहीं अभी क्या है कि ये एक तो क्या है कि इसमें ये जो डिजी लॉकर आप देख रहे होंगे, वैसे तो वहां दिख ही नहीं रहा होगा, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसमें वो फिल्टर लगा हुआ है ना, इसलिए। तो ये डिजी लॉकर मैंने खोला, ये मेरा आधार कार्ड है, ये तुरंत जो है वो विद इन ए सेकंड, मतलब इतना जल्दी एक्सेस होता है, आप सोचो। तो क्विक एक्सेस होगा, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी, यहाँ पर किसी भी तरीके से फ्रॉड से आप बच जाओगे। इसमें ई साइन का जो है अगर कहा जाए जो है अगर कहा जाए प्रावधान है, इसीलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड कहलाएंगे वो, उसके लिए अलग से कहीं कोई जो है अगर कहा जाए वो नहीं। पूरी तरीके से करप्शन फ्री होते हैं डिजी लॉकर के अंदर, जो है अगर कहा जाए आप किसी से नहीं कह सकते ये फेक डॉक्यूमेंट है। भाई आप डिजी लॉकर से उसको एक्सेस दे रहे हो तो ये फेक तो हो नहीं सकता। ये सब मैंने मन से आपको बताया कि ये डिजी लॉकर के एडवांटेज। कहाँ किताब पढ़ूंगा मैं? खुद ही मन से लिख सकते हो ना अपने अंदर। तो आपके मोबाइल में जो ऐप है उनका भी अपन उपयोग करें। अगला कहता है श्याम के पिता की आयु राम के, यार मैथ्स वाले क्वेश्चन बेसिक जो है तुम भी कर सकते हो। श्याम की क्या है, क्या बोलता है? श्याम के पिता की आयु श्याम की आयु से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है ना, तो श्याम के पिता की आयु, श्याम की आयु मान ली एक्स,
3 गुने से ना, यानी पिता की आयु हो गई ये 3x से कितनी अधिक है, 5 अधिक है, तो 3x + 5 है। श्याम के पिता की आयु 47 है, 3x 5 बराबर 47 हो गया। तो 3x बराबर कितना हो गया, 47 - 5, तो कितना हो गया ये, अगर कहा जाए कि निकाल लेना। अब तुम लोग निकाल लेना यार, इसके आगे की प्रक्रिया तुम लोग कर लेना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, दोनों की निकाल लेना, खुद ही कर लोगे। मतलब अब इतना क्या है, एक तो समय इतना कम होता है कि जिन प्रश्नों में दिमाग खर्च करने की जरूरत होती है टीचर, उस पे जो है वो ज्यादा काम करना पड़ता है। अगला जो है वो 2 खिलाड़ी सीता और गीता टेबल, हाँ ऐसे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि मतलब ये सीता और गीता, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट जो भी पटवारी का एग्जाम दे रहा होगा तुम में से वो भी कर ही रहा होगा, उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो है अगर कहा जाए कि मेरी जो है वो ज्यादा जरूरत। 2 खिलाड़ी सीता और गीता टेबल टेनिस मैच खेलती है। ज्ञात कीजिए कि सीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.59 हो, तो गीता बेसिक सा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन टिप दिया उसने। तो प्रोबेबिलिटी है सीता के मैच जीतने की 0.59। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या नाम है दूसरी लड़की का, गीता है ना, यानी गीता। तो ये निकालना है। तो गीता की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर अगर कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गीता इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता। ठीक है, तो 1 - 0.59 आंसर आ गया। ठीक है, बेसिक मतलब कोई मेहनत जो है वो अगर कहा जाए इसमें जो है वो नहीं, बहुत ही बेसिक इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही जो है अगर कहा जाए कि जैसे कहा जाता है ना कि बेसिक क्वेश्चन की जो है वो डेफिनेशन के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से शायद ये एनसीईआरटी का 10th क्लास का क्वेश्चन है, या ऐसे ऐसे ही कुछ क्लास का क्वेश्चन, मुझे याद तो नहीं आ रहा है ना। तो ये आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब पॉइंट क्या हुआ, ये गया 0.41। तो उसके आपने बता दिया कि क्या नाम है, गीता, सीता और गीता, तो सीता जो है वो तो गीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.41, ये हो गई पॉइंट। ठीक है, कोई मेहनत की बात नहीं थी इसमें, आराम से अपन जो है वो कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला कहता है भारत सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम, किसी हॉस्पिटल जाओ, 2018 से सरकार आयुष्मान भारत चला रही है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है। ठीक है, खुद देखो, किताब से पढ़ने की जगह खुद से देखो। पहला है कि आयुष्मान भारत क्या है। ठीक है, आयुष्मान भारत एक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलने वाली योजना है। दूसरा कि इसको 2018 में जो है वो भारत सरकार ने जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, यानी केंद्र सरकार ने, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये पहली बात होगी। दूसरा कि भारत में 5 लाख रुपए तक का इसमें जो है वो स्वास्थ्य बीमा का जो है वो प्रावधान है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बना रखे। ठीक है, उन क्राइटेरियो के अंदर जो भी व्यक्ति आता है उसको जो है वो अगर कहा जाए कि ये सुविधा मिलेगी। जनरली सरकार का टारगेट है कि भारत के अंदर 50 करोड़ लोग जो हैं वो आयुष्मान भारत की सहायता से जो है वो स्वास्थ्य बीमा का लाभ लें। ठीक है, ये एक जो है वो अगर कहा जाए इस तरह से, इसको जनरली प्रधानमंत्री जो है वो जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऑलमोस्ट भारत के सभी हॉस्पिटल्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है वो कवर किया गया है। उद्देश्य इस योजना का था कि हम जो है हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य दें, स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों को दूर करें। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस योजना को मतलब जो है वो लॉन्च किया गया। अब ये मैंने आपको मन से बता दिया कि आसानी से आप इसको बता सकते थे। हाँ, 5-6 चीजें आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 कि 2018 की स्कीम है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। ठीक है, पूरे भारत की 140 करोड़ की आज आबादी है, तो पूरी आबादी जो है वो उसमें कवर नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए ये ध्यान रखिएगा। और जो है वो अगर कहा जाए कि लगभग 50 करोड़ लोगों को इसके अंदर जो है वो रखा जाएगा। मतलब मैंने इसकी एक वेबसाइट पे पढ़ा था, तो उसमें बताया गया कि भाई जो 10 करोड़ फैमिली आएंगी, तो औसतन एक फैमिली में 5 लोगों को अगर माने, तो उसमें उन 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का जो है वो अगर कहा जाए बीमा, इसमें जो है वो कवरेज जो है वो मिल जाएगा। 5 लाख का अच्छा खासा बीमे की कवरेज है। ऑलमोस्ट सभी राज्य है, हालांकि कुछ राज्यों ने इसको लिए ही नहीं। इसका सबसे ज्यादा अगर कहा जाए अपवाद जो है वो है बंगाल। वेस्ट बंगाल ने कहा कि हम ये योजना नहीं लाएंगे, हमारे पास खुद की जो है अगर कहा जाए इस तरह की एक योजना है। तो ऐसे अगर हम चाहें तो इसको आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, है ना, रेड ट्राइंगल, सबको मालूम है। हम जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट TFR
को 2.1 पे लाने के लिए लगे हुए हैं, यानी एक महिला औसतन 2.1 बच्चों को जन्म दे, मतलब सीधी सी बात है कि दो मान लो आप तो थोड़ी देर की। तो एग्जैक्टली जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद से ही फैमिली प्लानिंग की कहानियां जो है वो देश में आ गई। हमने पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था 1952 में। ठीक है, उद्देश्य था कि जो है वो लोगों को जो है वो परिवार नियोजन के महत्व को जो है वो समझाएं, और उस महत्व से जो है वो अगर कहा जाए कि जनसंख्या के ऊपर जो है वो नियंत्रण स्थापित करें। उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे रेड ट्रायंगल आपने देखा होगा, ठीक है, हम दो हमारे दो की कहानी। आज वर्तमान में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की स्कीम चला रही है। जैसे अगर कहा जाए कि कॉपर्टी भी जो है वो, जैसे अगर कहा जाए, जैसे फिर उसमें आप नीचे जो है वो डाल के क्या लिखोगे, बर्थ कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में जो है वो अगर कहा जाए कि मतलब अगर कहा जाए दर को नियंत्रित करने वाले कार्यक्रम बहुत सारे हैं, जैसे कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, नसबंदी जो है वो अगर कहा जाए उसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई नसबंदी से भी जो है वो अगर कहा जाए जो है वो किया जाता है। ठीक है, या अगर कहा जाए उसे कैलेंडर मेथड होती है। ठीक है, कैलेंडर मेथड भी गर्ल्स को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, वैसे तो ये आज के समय में जागरूकता बहुत जरूरी। कलर मेथड का मतलब होता है कि जो पीरियड होता है उसके 14 से 15वें दिन गर्भ धारण करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यानी पीरियड आने के 15वें दिन, है ना, इसको ओवुलेशन डे के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अंडोत्सर्जन डे के। तो अगर पीरियड के दिन से वो डेट कैलेंडर में काउंट की जाए, और तो उससे हम आसानी से जो है अगर कहा जाए कि जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल को कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब जो है वो अगर कहा जाए कि बर्थ कंट्रोल, अभी बर्थ कंट्रोल के लिए फिर उसका जो है वो ओरल पिल्स जो है वो लिख सकते हो। इतने सारे प्रोग्राम सरकार के चल रहे हैं, उसमें कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, मन से भी लिख सकते थे, मतलब अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा था तो आप इसके ऊपर एक मन से भी आर्टिकल जो है वो लिख सकते थे भारत में यहाँ पर। क्लोनिंग, अब क्लोनिंग क्या है, अभी जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में ही बढ़ा ना कि जन्म के लिए, ठीक है, दो जीवों का जरूरत है, और जनन लैंगिक जनन होता है, यानी अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में भी लैंगिक जनन, और हमारी तरह जो और भी पशु हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। अगर हम कोई ऐसी विधि तैयार कर ले जिसमें बिना लैंगिक जनन के हम एक जीव की ही रिप्लिका की तरह दूसरा जीव तैयार कर ले, इसी को क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग एक अलैंगिक विधि होती है जिसमें किसी एक जीव की किसी सेल या कोशिका की सहायता से उसी की तरह, ठीक है, किसी दूसरे जीव की प्रतिकृति या उसी की दूसरे जीव, गलत बोल गया, उसी की प्रतिकृति जो है वो तैयार की जाती है, इसको क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है, सबसे बेसिक अगर कहा जाए प्रकृति में जो है वो फसलों में तो क्लोनिंग है ही। आलू, हर आलू अपने आप में क्लोन है। जितने आलू की फसलें दे रहे हैं, एक आलू के 25 टुकड़े करके लगा दो, वो अपने आप में प्राकृतिक रूप से क्लोनिंग है आलू की। तो ऐसे ही अगर कहा जाए जीवों में, तो 1997 का क्लोनिंग में आप जो है वो लिखोगे, जैसे 1997 में ब्रिटेन में जो है डॉली नाम की भेड़ को जो है वो क्लोनिंग तकनीक से जो है वो अगर कहा जाए उसको जो है वो उसका जन्म दिलाया गया। क्लोनिंग तकनीक का उपयोग आज जो है वो अगर कहा जाए कि ऐसे जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा सकता है जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, जैसे आने वाले में चीते, जो अभी हमने चीता प्रोजेक्ट लेकर आए, इन फ्यूचर हम क्लोनिंग की सहायता से जो है वो चीतों की आबादी को बढ़ा सकते हैं। ये एक आपको याद रखना है यहाँ। या अगर कहा जाए कि क्लोनिंग से जो है वो किसी ऑर्गन आदि को जो है वो अगर कहा जाए डेवलप किया जा सकता है, जैसे मनुष्य के इन फ्यूचर अगर कहा जाए कि कोई जैसे ब्रक है या किडनी में कोई दिक्कत है, तो उनको हम इसमें जो है वो, एक सेकंड क्या हो गया यहाँ पर, एक सॉरी, ये एक्चुअल क्या बोलते बोलते शायद वो चला गया स्क्रीन, ये यहाँ पर पता नहीं रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई, ये समझ नहीं आता। एक तो कई बार क्या होता है लंबी रिकॉर्डिंग करो ना तो ये जो है वो दिक्कत आती है इसमें। हाँ, ओवरऑल जो है वो अगर कहा जाए क्लोनिंग में, ये मतलब ये आप जो है वो क्लोनिंग में जो है वो बता सकते हो। इस तरह से क्लोनिंग के ऊपर आर्टिकल लिखा जा सकता है, ये अपने ऊपर है कि कैसे जो है वो आप उसको लिखोगे। भू स्थिर उपग्रह पर समचक, पिछली बार जो है वो सन सिंक्रोनस पूछ लिया था, इस बार जियो सिंक्रोनस पूछ लिया, तो ये सिखा रहा है आपको कि अगर आप पुराने पेपर अच्छे से लगाओगे तो आएगा। देखो क्या होता है, ये सन है, अगर कोई सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है पृथ्वी पे तो ये सन सिंक्रोनस कहलाता है, इसमें पूरे टाइम जो है वो सूर्य का प्रकाश आता है। ये पिछले साल आया था। अब क्या होता है, ये पृथ्वी हमारी, हमने थोड़ी देर के लिए एक रफली यहाँ से जो है वो एक पृथ्वी का डायग्राम ले लिया। ये सपोज ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पर। अब हमारी पृथ्वी के ऊपर एक और पृथ्वी बना लेते हैं यहाँ पर। ये पृथ्वी के ऊपर ये जो क्षेत्र है, लगभग अगर कहा जाए 35, देखो पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाओगे
तीन कक्षाएं मिलती हैं। एक होती है LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, एक ही होती है MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, MEO, और एक होती है GEO, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये टेक्निकली होती है 35,786 किलोमीटर, या मोटा मोटा माने तो 36,000 किलोमीटर। इसको स्टेशनरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस स्थिति पे पृथ्वी की का गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, ब्रह्मांड का लगता है, यानी जो वस्तु जहां है वहीं रह जाती है। इस प्रकार उसकी गति पृथ्वी की गति के बराबर हो जाती है, यानी पृथ्वी जिस रोटेशन से घूम रही है उसी रोटेशन से वो घूमता है। तो अगर हमने किसी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर छोड़ दिया तो लगातार वो पृथ्वी पर एक जगह स्थिर दिखाई देगा। यानी अब मैं यहाँ तो मैं बता नहीं सकता, मतलब इतना तो अभी मेरे पास समय का भी अभाव है। तो जैसे सपोज मान के चलिए ये कोई एक्स सैटेलाइट है और ये घूम रही है पृथ्वी, तो जैसे जैसे घूमेगी तो ये भी उसी की तरह वैसे ही उसी रफ्तार से क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा, यानी ये एक जगह स्थिर दिखाई देगा। इसीलिए जियो सिंक जो है वो स्टेशनरी जो मतलब ऑर्बिट है, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा। कोई पूछेगा कि भाई किस लिए जो है वो अगर कहा जाए इस ऑर्बिट का हम इस्तेमाल करें, तो आंख बंद करके आप बोलो कि जितना भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हम यूज करते हैं उनके लिए ये ऑर्बिट जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो रही और वो अपनी जगह स्टैटिक जो है वो दिखाई जो है वो देगा हमेशा इस्तेमाल। तो ऐसा अगर आप चित्र बना के वहां बता दोगे वहां पर, या यहाँ चित्र में आप थोड़ा सा एक सैटेलाइट जैसा कोई चित्र बना देना, ऐसा इस तरह से जो है वो अगर कहा जाए कुछ ऐसा बना देना, ऐसा डायग्राम करके ये लिख देना भू स्थितिज कक्षा, यहाँ पर लिख देना MEO, यहाँ LEO, ये पृथ्वी बता देना। ठीक है, तो इससे आंसर तक आप पहुंच जाओगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। ऊर्जा संकट क्या कारण है? ऊर्जा संकट क्या है? कल को पेट्रोल खत्म होगा ना, यही ऊर्जा संकट है। इसी तरह से और भी चीजें खत्म होंगी, ये भी सब जो है वो ऊर्जा संकट है। यानी सिंपल सी लॉजिक है, ऊर्जा संकट का बुनियादी मतलब यही है कि ऊर्जा संसाधनों का जो प्रयोग है उसकी तुलना में उनकी उपलब्धता का कम हो जाना। उनकी उपलब्धता के कम होने के कारण भविष्य में या वर्तमान में उनके संकट को ही ऊर्जा संकट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यूक्रेन रूस आदि के युद्ध के कारण जब कई अगर कहा जाए ऊर्जा उत्पाद कई देशों को नहीं मिल पाए, जैसे पेट्रोलियम आदि, तो लोगों को ऊर्जा संकट की जो है वो महत्वता समझ पड़ी। तो हम क्या करेंगे ऊर्जा संकट? पहला कि परंपरागत ऊर्जा के साधन जैसे पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, ठीक है, गैस है आदि के ऊपर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। कम करने के लिए अभी आपको मालूम होगा ऊपर भी क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री जी जब ग्लासगो गए थे तो उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया था। आप इंटरनेट पे पढ़ लेना, पंचामृत आएगा ही आएगा, 1-2 साल तक तो वो पंचामृत अभी चलते ही रहेगा। उसमें उन्होंने कहा था कि हम धीरे धीरे अपनी रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा के ऊपर अपनी निर्भरता क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये पहला उन्होंने जो है वो बता दिया था कि भाई हम इस तरह से अपनी जो है वो उसके ऊपर जो है डिपेंडेंसी जो है वो कम करेंगे परंपरागत। ठीक है, दूसरा ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करें। तीसरा ऊर्जा जो है वो अगर कहा जाए कि एनर्जी एफिशिएंसी को जो है वो ऊर्जा संकट जो है वो अगर कहा जाए को क्या जो है कारण है कि एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट का उपयोग ना करना, अत्यधिक जो है अगर कहा जाए ऊर्जा का जो है वो उपयोग करना, ऊर्जा का दुरुपयोग करना, ये जो है वो अगर कहा जाए कि ये बेसिक जगह अगर कहा जाए ऊर्जा संकट के कारण। तो ऐसे आप चाहो तो अब ये 5 नंबर लायक तो मैंने इतना ही बता दिया, इसी में आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापना में पवन की प्रकृति। अब आपको मालूम है कि ज्यादातर पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगे भारत में? कभी आप ध्यान से देखेंगे वो लगे कोस्टल बेल्ट के ऊपर। तो पवन ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं, एक तो वो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। तो जब उनको लगाया जाता है तो ये देखा जाता है कि जिस जगह पे लगाया जा रहा है वहां पवन की क्या जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो क्या एक वर्ड अपन इस्तेमाल करें, मतलब जो रफ्तार है वो कैसी है। दूसरा उस क्षेत्र में क्या साइक्लोन यानी पवन कई और रूपों में जो है वो जो है वो आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो अगर कहा जाए विंड एनर्जी से जुड़े हुए मुद्दे। ठीक है, यहाँ पर पवन जैसे पवन की अब जैसे ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, पवन की प्रकृति को जो है वो प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो सीधी सी बात है, विंड जो है वो प्रकृति क्या होगी कि उसकी स्पीड जो है, उसकी डेंसिटी कितनी है, हवा का जो घनत्व है अगर कहा जाए वो कितना है। अगर पवन आ रही है तो जो ब्लेड हमारे पास इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो देखा होगा इसमें, उसकी रेडियस कितनी है, ये जो उसका घनत्व है वो भी जो है वो अगर कहा जाए पवन की प्रकृति के ऊपर जो है वो सीधे सीधे जो है वो असर जो है वो डालेगा।
इस प्रकार हम आसानी से जो है वो अगर कहा जाए कि ये कह सकते हैं कि ज्यादातर भारत में कोस्टल बेल्ट के आसपास जो है वो इनको स्थापित किया जाता है, और यही जो है वो इश्यूज इसके अंदर है। आप मन से भी इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो है वो लिख सकते थे, इसमें कोई बड़ा इशू जो है नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, ऊपर नीचे परेशान कर रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा सब्सिडी की अवधारणा स्पष्ट करें, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का यार ये तो क्या, तो बेतुका का काम है इनका। आधा क्वेश्चन अलग ले लिया, आधा अलग, दोनों क्वेश्चन का एक दूसरे से कहीं कोई सरोकार नहीं, पता नहीं किस नालायक ने किया। ओवरऑल एनर्जी सब्सिडी, 100 यूनिट तक घर का बिल देखा है, मतलब बिजली का बिल देखा है, उसके ऊपर जो है वो 100 रुपए का बिल आता है। ठीक है, तो सिंपल सी लॉजिक है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जनरली अगर कहा जाए कि जब हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान जो है जो प्राइस है उसको हम कम करके जो है अगर कहा जाए आपको उपलब्ध कराते हैं, है ना। जैसे गैस है या अन्य उसमें जो है वो प्राइस कम करके जो है वो कराते हैं। जैसे पहले डीजल के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, उसके बाद अगर हम कहें तो ये आपकी एलपीजी पे सब्सिडी मिलती थी। अभी जो है वो हम किसके ऊपर दे रहे हैं, बिजली के ऊपर दे रहे हैं। आप सबके घर जो कनेक्शन होंगे 100 यूनिट तक का 100 रुपए बिल आता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एनर्जी सब्सिडी का मतलब है कि जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज, जो भी हमारे एनर्जी के सोर्सेज, जहां से भी एनर्जी हमको आ रही, उसको जो उसकी कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उससे कम पर हमको देना, वो एनर्जी सब्सिडी। एनर्जी सब्सिडी एक नजरिए से ठीक भी है, लेकिन एक नजरिए से बहुत गलत भी है। क्योंकि एनर्जी सब्सिडी के कारण जो है ठीक कैसी है कि जब आपको ये प्रलोभन होगा कि आप 100 यूनिट तक अगर बिजली जलाओगे तो 100 रुपए बिल आएगा, और अगर आपने 100 जो है अगर कहा जाए 1 यूनिट जला ली, 101 यूनिट जला ली, तो आपका 10 रुपए के हिसाब से बिजली का बिल आएगा 1010 रुपये। तो आपको लगेगा कि अच्छा है साला 100 यूनिट जलाओ, कम से कम 900 रुपये तो बचेंगे। तो इस तरह से एनर्जी सब्सिडी से कहीं ना कहीं हम ऊर्जा का संरक्षण भी कर सकते हैं। नुकसान ये है कि कई लोग जो है वो इसके लिए पात्र नहीं होते, मतलब जिनके पास संसाधन आदि होते हैं वे भी इसका लाभ उठाते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर का पहले लाभ लिया जाता था सभी के द्वारा, ठीक है। तो ये एनर्जी सब्सिडी हो गई। तो एनर्जी सब्सिडी में तो ज्यादा नहीं, मन से भी लिख सकते थे, और ऐसे भी सब्सिडी की डेफिनेशन सबको मालूम है। दूसरा वो पूछ रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। क्या हमारे पास इकोसिस्टम समझो, परितंत्र, जंगल चले जाओ, नदी चले जाओ, झरने चले जाओ, कोई घास के मैदान में चले जाओ, ठीक है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। सबसे अच्छा नेचुरल इकोसिस्टम हमारे आसपास क्या होता है, फॉरेस्ट, ये प्राकृतिक परितंत्र है। फॉरेस्ट के बाद दूसरा जो सबसे अच्छा जो हमारे पास है वो है रिवर, ठीक है। तीसरा जो है अगर कहा जाए महासागर लिख लो, ठीक है। चौथा जो है अगर कहा जाए घास के मैदान, या इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख लो, ग्रास लैंड लिख लो, ग्रास लैंड। ये सब जो है वो कहलाते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक हम हमेशा याद रखिएगा, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो इंसान के द्वारा तैयार, अभी आपको समझ पड़ गया ना, डिजर्ट भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है, रिवर भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है, और ओशंस भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है, मार्सलैंड जो दलदली क्षेत्र होते हैं वो भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है। आप इनमें से कोई भी, जो भी आपको दो तीन अच्छे लगते हैं आप लिखे आते, कोई भी आपको जो है वो गलत नहीं बोलता या कहता कि बिल्कुल सही है। ये सब जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम के जो है वो एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होते हैं, जैसे आपकी कॉलोनी का गार्डन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आपके घर के या आपके गांव में आपके खेत, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आपके घर में रखा हुआ मछली का वो एक्वेरियम, देखा होगा ना, जो मछली का एक्वेरियम होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का जो है वो एग्जांपल होता है, उसको अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। तो अपने आसपास कोई भी चीज जो है अगर कहा जाए, जिसको हम रोज, जैसे किसी जू में चले गए, चिड़ियाघर में चले गए, ठीक है, किसी अगर कहा जाए हम पार्क में चले गए, है ना, ये सब जो है वो अगर कहा जाए कि आपके आर्टिफिशियल हमने तैयार किए ना, मनुष्य ने तैयार किए, तो ये आर्टिफिशियल, वो नहीं पूछा था, बता दिया मैंने। पारंपरिक जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली नीति की व्याख्या कीजिए। यार ये पॉलिसी तो मुझे भी नहीं मालूम क्या पूछना चाह रहा है, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी। अब या तो देखो इसमें, अब यहाँ तो मैं भी तुक्का ही लगाता, क्योंकि मैंने कभी पारंपरिक नाम से जो है वो अगर कहा जाए वाटर कंट्रोल पॉलिसी को जो है वो नहीं पढ़ा,
वाटर जो है वो पॉल्यूशन और वाटर कंट्रोल जो है वो अगर कहा जाए, मैंने पढ़ा। अब पारंपरिक का मतलब है कि जो पहले के लोग होते थे, मतलब अपन मन से भी लिखते तो क्या लिखते। अब इस तरह के क्वेश्चंस में तो जो है वो आपको कुछ जो है वो अगर कहा जाए कि एक्ट ही जो है वो मन से ही मानना पड़ेगा। तो जो है वो अगर कहा जाए कि हम ये कह सकते हैं कि भाई भारत में जो है वो पहले लोग जो है वो जल के प्रदूषण को, वाटर ही ना यहाँ पर, जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो है वो खुद भी जो है वो प्रयास करते थे। जैसे जल संसाधनों को वो अपवित्र होने से बचाते थे। उदाहरण के लिए आज भी आप हर की पौड़ी पे चले जाओ, गंगा में साबुन से कोई आदमी स्नान नहीं करता। नदियों के मैं होशंगाबाद का हूँ, तो हमारे यहाँ नर्मदा जी बहती है, मतलब अब तो नर्मदापुरम ही नाम हो गया। तो वहां नदी के किनारे ये था पहले कि भाई आप साबुन से स्नान ना करो, उसमें जो है वो पशु पक्षी पक्षी मवेशी जो है वो उनके अपशिष्ट को जो है वो ना बहाया जाए, मृत जीवों को ना बहाया जाए। तो इस तरह से हम वाटर को कंट्रोल करते थे, जितना मेरा दिमाग चल रहा है कि जो वो पूछ रहा है। दूसरा अगर कहा जाए कि अब वो हो सकता है कि मैं अगर लिख के आता तो मैं इसमें दी वाटर जो है वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 भी लिखता, कि भाई जो है वो 1974 में बकायदा जो है वो इसमें एक एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट के तहत जो है वो वाटर मतलब पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो है वो प्रावधान किए गए। जैसे डोमेस्टिक और सीवेज का जो है वो पानी जो है वो नदी के या जल स्रोतों में जो है वो मिलने से रोका जाए। औद्योगिक अपशिष्ट को जो है अगर कहा जाए, कल भी मैंने बताया था, जो कल का सेकंड पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन था, जल जनित बीमारियों में, उसको जो है वो होने से रोका जाए। ऐसे अगर कहा जाए कि संभवतः मैं इसमें लिखता, जहां तक अगर कहा जाए। ठीक है, फिर अगला जो है वो है अपदलनी कायंत्रण। ठीक है, अब ये जिन्होंने रॉक्स पढ़ी होंगी ना, उसमें आता है, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये जियोलॉजी के अंदर टॉपिक है। जियोलॉजी में आपको मालूम होगा सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। सेडिमेंट्री मानते हैं जैसे चूना पत्थर, चूना चूना पत्थर है अवसादी चट्टान। तो अब चूना पत्थर कन्वर्ट काय में होता है, आपके मार्बल में, है ना, यानी संगमरमर बना है। संगमरमर उसकी मेटामॉर्फिक फेज, उसके ऊपर तापमान पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो जैसे सपोज मान के चलिए, ऐसे समझ लो कि ये कोई चूना पत्थर है, इसको अपन ने थोड़ी देर के लिए मानना चूना पत्थर। अब चूना पत्थर पे हजारों साल बहुत अधिक ताप पड़ा, बहुत अधिक दाब पड़ा। ठीक है, इन दो के कारण और अन्य जो है वो अगर कहा जाए प्रकृति यानी रासायनिक अभिक्रिया आदि के कारण ये कन्वर्ट हो गया संगमरमर में। ये है मेटामॉर्फिज्म, यानी अवस्था का बदल देना, मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन कई बार क्या होता है, अब यहाँ पर ये अबदलनी कायंत्रण भी तो समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि ये जो चट्टान होती है इसमें किसी, ठीक है, अगर कहा जाए फॉल्ट के कारण या किसी अगर कहा जाए भूगर्भीय हलचल के कारण कोई एक हिस्से के ऊपर असर ज्यादा पड़ता है। जैसे सपोज मान के चलो ये हिस्सा ले लिया, यहाँ से ऊपर की चट्टान अलग, नीचे की चट्टान अलग, इतनी चट्टान जो है वो अलग दिख रही। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि किसी मतलब सरल सी भाषा में कहा है कि जैसे कोई फॉल्ट एरिया है, जैसे ऐसा आपको मिलेगा सबसे ज्यादा गॉर्ज बेल्ट में। और गॉर्ज का सबसे अच्छा एग्जांपल नर्मदा नदी के गॉर्ज। ठीक है, जो गहरी खाइयां बनी हुई नर्मदा में आई शेप की, वो अपने आप में गॉर्ज स्ट्रक्चर से। और अभी अभी एमपीपीएससी प्री ने भी पूछा था। तो जहाँ गॉर्ज क्षेत्र होते हैं ना, भ्रंश यानी फॉल्ट्स होते हैं, वहां पर जो है वो घर्षण बल, ठीक है, पहला। दूसरा, ताप और दाब में बहुत ज्यादा विसंगतियां होती हैं, कहीं कम ताप होता है, कहीं कम ज्यादा ताप होता है, कहीं प्रतिबल ज्यादा लगता है। इसके कारण क्या होता है कि कोई एक पतली सी बेल्ट में मेटामॉर्फिज्म अलग दिखेगा। यानी जैसे अगर कहा जाए चट्टान तो ऊपर हार्ड रॉक हो गई, नीचे हार्ड रॉक हो गई, बीच में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रॉक हो गई। या पता चले ऊपर संगमरमर बन गया, नीचे संगमरमर बन गया, बीच में चूना ही दिख रहा है। एक पतली पट्टी जो है वो चूने की जो है वो अगर कहा जाए वहां दिखाई देगी। इस तरह से अगर कहा जाए कि हम ये कह सकते हैं कि भ्रंश क्षेत्र के अंदर जो है वो ये दिखता है। इस तरह से इसको बोलते हैं अपदलनी कायंत्रण। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यानी अगर कहा जाए कि जो क्या बोलते हैं रूपांतरित चट्टान है या कायंत्रित चट्टान है, उनके रूपांतरण की प्रक्रिया के प्रकारों में से एक अवदलनी कायंत्रण कहलाता है। अवदलनी कायंत्रण में संपूर्ण रॉक का कायंत्रण नहीं होता, उसके किसी एक हिस्से में कायंत्रण अलग दिखता है, उसकी पतली सी शील्ड अलग दिखती है। ऐसे हम लिख सकते थे। तेलीय जाल, सबने करा होगा यार, पेट्रोलियम में एनसीईआरटी में 7वीं 8वीं किताब में ही ऐसा जो है वो एक डायग्राम बना हुआ है, इस तरह का। ऐसा चट्टानों के बीच ऐसा ऐसा डायग्राम बना हुआ 7th या 8th क्लास में। उसमें ये वाला जो क्षेत्र है जहां पर पेट्रोलियम का डिपॉजिट होता है, ये अवसादी चट्टाने हैं। ठीक है, वो मत लिख देना आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान में पेट्रोलियम डिपॉजिट ही नहीं होता, ये अवसादी चट्टाने हैं।
ठीक है, और इन्हीं अपसादी चट्टानों के बीच यहाँ पे ये जो ऑयल है या गैस है, यानी नेचुरल ऑयल और गैस के डिपॉजिट है, इसी को अपन ऑयल ट्रैप बोलते हैं। इस तरह के ऑयल ट्रैप भारत में अंकलेश्वर में मिल जाएंगे, गुजरात चले जाओ, केजी बेसिन चले जाओ, कृष्णा गोदावरी बेसिन चले जाओ यहाँ पर, है ना। आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, अशोकनगर फील्ड है वहाँ पर, अशोकनगर मध्य प्रदेश से मत समझ लेना, है ना। और भी फील्ड्स हैं जैसे ऐश्वर्या मंगला राजस्थान चले जाओ, ये सब ऑयल, यहाँ ऑयल ट्रैप्स हैं। तो ऑयल ट्रैप्स का ये चित्र बनाते हैं, तो चित्र से ही जो है वो इसमें जो है वो नंबर मिलते हैं। इस प्रकार एक दो क्वेश्चनों को देखा जाए तो ठीक है, बाकी तो मन से भी आंसर तक जा सकते थे, ठीक है, अच्छे नंबर पाए जा सकते थे। मतलब कोई ज्यादा बहुत ज्यादा कष्टकारक प्रश्न पत्र को नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं उनके लिए कुछ कष्टकारक तो था। अब हम आ जाते हैं 11 नंबर पे, फटाक से और खत्म करते हैं, क्योंकि अब हम भी गए हैं, आप भी थक गए होंगे देख देख के। 11 नंबर वाले क्वेश्चंस की थोड़ी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। एंट्रोपी को विस्तार में परिभाषित कीजिए। पहली चीज तो किसी को भी 11 नंबर लाएगी एंट्रोपी कभी नहीं पड़ी होता है। जनरली हम एंट्रोपी कितनी पढ़ते हैं एंट्रोपी के बारे में, हाँ, अब थोड़ा बहुत मन से गप्पाबाजी करके लिख लो तो, क्योंकि मैं भी अगर पढ़ाता हूँ तो एंट्रोपी ज्यादा से ज्यादा एक या दो लाइन ही पढ़ाऊंगा। देखो, जब भी हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो एक्चुअली एंट्रोपी को किसी सही शब्दों में परिभाषित नहीं करते, सरल शब्दों में कहें कि भाई जब भी हम कोई एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा उपयोग में नहीं आता, वही उसकी एंट्रोपी है। जैसे मान के चलो गाड़ी को चालू किया है ना, तो गाड़ी को चालू करने के बाद जो गर्म होने में समय लगता है उसका, गर्म होने के बाद ही तो उस चीज को, जैसे एक तवे को, एक सिंपल सी लो, एक तवा ले लो लोहे का, आप उसे गर्म कर रहे हो, तो जैसे ही तवा रखा और आग जलाया, क्या तुरंत ही उसके ऊपर रोटी पकना शुरू हो गई? नहीं हुई ना। जब एक समय आएगा तभी वो रोटी को, जैसे तेल गर्म करते हैं, तो यही चीज तो एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब है, जनरली एंट्रोपी को हम कई रूपों में जो है वो परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी बोलोगे तो उसको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही बताओगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या, ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार, कि जनरली जब भी हम ऊष्मा गतिकी की बात करते हैं तो उसमें हम कई बार जो है वो तापमान की बात करते हैं, कई बार हम प्रेशर की बात करते हैं, कई बार अपन वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की, है ना। इससे हम ऊष्मा गतिकी की स्टडी करते हैं। लेकिन ऊष्मा गतिकी का एक रूप वो भी होता है, ठीक है, जिसको हम जो है वो नाप नहीं सकते, यानी प्रॉपर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वही जो है वो एग्जैक्टली एंट्रोपी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमेशा उसके अंदर कांस्टेंट जो है वो बनी रहेगी। तो कोई भी, जैसे अगर कहा जाए जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है ना, रुद्रोष्म प्रक्रम जिसको अपन कहते हैं, जैसे बादल से पानी गिरना, उसमें भी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। उस समय अगर कहा जाए कि उसमें कुछ एनर्जी फिक्स है, वही एंट्रोपी है। ठीक है, तो उस एंट्रोपी को तो अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी एंट्रोपी जनरली, एंट्रोपी आप एनर्जी है तो या तो आप जूल में निकालो, केल्विन में निकालो, कैलोरी में निकालो, जो आपको लगता है, यानी जूल पर केल्विन भी बोलते हैं, कैलोरी पर केल्विन भी बोलते हैं, उसमें जो है वो अगर कहा जाए। फिर इसके बाद अगर मैं लिख रहा होता सपोज आपकी जगह, तो फिर मैं गप्पा मारता, ठीक है, मैं कॉर्नोट साइकिल बता देता, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता देता, फर्स्ट लॉ, क्योंकि देखो उसमें आप जनरली जो है आप क्या लिखोगे, जैसे एंट्रोपी में जो है वो अगर कहा जाए, जैसे सपोज बात के एंट्रोपी को नुकसान कैसे हो रहा है। अभी हमारे पास सपोज मान के चलिए कोई एक मशीन है, उसने ऊष्मा ली Q1 और एक स्पेसिफिक टाइम में ली T1, तो Q1/T1 ये हो गई उसकी एंट्रोपी का नुकसान। यानी जो मैंने अभी गैस बताया था ना, कि गैस में आपने जो तेल गर्म करा, पकोड़े बनाना, तेल गर्म होगा ना एक समय तक, अगर उसके पूरे गर्म होने से पहले बंद कर दिया तो वो एनर्जी तो हमारी लॉस हो गई। तो इस तरह से एंट्रोपी को हम ये बता सकते हैं कि एंट्रोपी का नुकसान भी होता है और एंट्रोपी का जो है वो में वृद्धि भी हो जाती है ना, ये दोनों तरह से। तो ये वाला प्रश्न तो उन्होंने पूछ लिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने एंट्रोपी को जो है वो अगर कहा जाए इस नजरिए से जो है वो पढ़ा होगा कि एंट्रोपी में चेंजेस कैसे होते हैं क्या। और हाँ, ज्यादातर मैंने भी कभी जो भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था, पर आ गया तो अब क्या कर सकते हैं ना। तो मैं भी एक जो है वो अगर कहा जाए क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ही इसको करता, अगर कर रहा होता, अगर मैं तो। पीएच स्केल के ऊपर अपन लिख सकते हैं, है ना। पीएच स्केल में चार पांच चीजें तो अपने को मालूम है। पहला कि भाई पीएच स्केल जो है वो 1990 में, यानी 1909 में सोरेनसन का स्केल है, तो ये तो पहला हो गया कि भाई सोरेनसन स्केल के नाम से भी जो है वो पीएच स्केल को जो है वो जानते हैं। पीएच जो है वो पीएच स्केल के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता को दिखाता है, ठीक है, या उसका जो सांद्रण है हाइड्रोजन का,
उसको दिखा रहे हैं ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच में, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फिर मैं लिख देता कि पीएच स्केल का इस्तेमाल किसी भी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उसके उदासीन होने के जो है वो का पता लगाने के लिए जो है वो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद क्या करता है, मैं पीएच स्केल के बारे में एक चार्ट बना देता, इस तरह से एक चार्ट बना देता है यहाँ यहाँ से। ठीक है, उसको फिर जो है वो 1 7 14 कर देता। ठीक है, इसको जो है वो इधर जो है वो एसिड कर देता, इधर बेस कर देता, इसको जो न्यूट्रल कर देता। फिर दो तीन चीजें बता देता, मतलब अगर कहा जाए कि भाई उसके अंदर जो है वो 14 नंबर पे कुछ बता देता जो एल्काइनिक है या क्षारीय चीज है, उसको बता देता कि बहुत ही ज्यादा अगर कहा जाए कि क्षारीय कौन सा होगा, बहुत ही ज्यादा अम्लीय जो है वो कौन सा होगा। तो इस तरह से पीएच स्केल को आप लिख सकते थे। ये वाला मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों ने ठीक कर दिया होगा, क्योंकि उनके पास पीएच स्केल के जो है वो बुनियादी जो है वो अगर कहा जाए आंकड़े होते हैं। और इसमें अगर कहा जाए आप एक स्केल बनाकर आप अपने शरीर को भी लिख देते, जैसे अभी टमाटर चल रहा है तो टमाटर का जो पीएच होता है 4 से 4.5 के बीच होता है। तो वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा अगर कहा जाए अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है ना। तो जो है वो डिस्टिल वाटर लिख देता, 7 के ऊपर डिस्टिल वाटर बता देता कि भाई डिस्टिल वाटर जो है वो अगर कहा जाए 7 है, वो न्यूट्रलाइज, आसुत जल जो है वो न्यूट्रलाइज प्रकृति का है। ऐसे पीएच स्केल को समझाया जा सकता है। तो यानी पीएच स्केल में नंबर लाने के दो तीन तरीके थे। पहला तो 1909 के बारे में कहानी होती थी, सोरेनसन के बारे में मुझे बताना होता था। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म बताना होता था, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कई जगह उसको पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का जो है वो पता हम जो है वो पीएच स्केल की सहायता से जो लगा सकते हैं। उसके अंदर फिर एक चार्ट बना देता, उससे कर देता। फिर जो है वो अगर कहा जाए अगला है थायराइड ग्रंथि की संरचना, उसमें हार्मोन। ये क्वेश्चन तो आप दो नहीं, तीन नहीं, 4 पेज का लिख दो, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे आजकल भूख नहीं लगती, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा वजन जो है वो अगर कहा जाए कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो डॉक्टर सबसे पहले जो टेस्ट लिखता है कि आप भैया अपना जो है वो थायराइड टेस्ट करा लो। सब मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आजकल एक डॉक्टर के पास एक कॉमन जो है अगर कहा जाए टेस्ट हो गया। तो ये जो हमारा गला है ना, इसमें एक के नीचे एक दो ग्लैंड है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जिस इसके नीचे का जो हिस्सा है वो पैराथायराइड है, उसका काम बिल्कुल अलग है, वो कैल्शियम से रिलेट है। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पर अगर कहा जाए, पहला है कि एक एंडोक्रिनिक ग्लैंड है, ये ध्यान रखना। मतलब मैं लिखता तो कैसे लिखता, सबसे पहले तो मैं थायराइड ग्लैंड को बताता, मतलब उसकी संरचना के बारे में, पर बुनियादी रूप से तो बात करता ना कि वो एक एंडोक्रिनिक ग्लैंड है, यानी अंतरस्त्रावी ग्रंथि, यानी उससे निकलने वाला हार्मोन सीधे जो है वो अगर कहा जाए ब्लड में जाएगा। ठीक है, इससे जनरली जो है वो दो हार्मोन हम निकालेंगे। ठीक है, T3 और T4। ठीक है, ये ध्यान रखिए, हमेशा जो है वो अगर कहा जाए थायराइड से T3 T4 जो है वो जो है वो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इस हार्मोन में सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, आयोडीन होता है। अगर मान के चलिए आप भोजन में आयोडीन ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, तो ग्लैंड को उस आयोडीन की उपलब्धता शरीर को देने के लिए अपना आकार बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमको ग्वाइटर नाम का जो है वो अगर कहा जाए कि रोग जो है वो हो सकता है। ऐसे मैं रफली जो है वो अगर कहा जाए इतना जो है वो पहला हो गया कि भैया जो है वो अब आपको या तो आप T3 T4 ऐसे लिख दो, या आप और नाम से भी लिख दो। वैसे T4 को हमेशा थायरोक्सिन कहा जाता है, T3 को जो है वो ट्राई आयोडो थायरोनिन के नाम से जानते हैं। ये बेसिक जो है वो अपन ने जो है वो बता दिया इतना, मतलब। फिर थायराइड के अपन ने लक्षण वक्षण लिख दिए कि किसी व्यक्ति को अचानक जो है वो अगर कहा जाए उसका वजन बढ़ने लगे, कम होने लगे, हार्ट बीट बढ़ जाए, उसको बहुत ज्यादा अगर कहा जाए एंजाइटी हो, घबराहट हो, थकावट ज्यादा महसूस हो, महिलाओं में मासिक धर्म जो है साइकिल जो है वो अगर कहा जाए इनरेगुलर हो जाए, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज जो है वो होने लगे, ये सब थायराइड से संबंधित जो है वो विकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बेसिक मतलब कोई भी अगर कहा जाए जैसे अगर कहा जाए ये पूछता है तो आप आराम से इतना जो है वो बता देते हैं। और फिर जैसे उसमें एक और मतलब अगर कहा जाए लिखा हुआ है उसका जो है वो स्ट्रक्चर, कि थायराइड की जो है वो स्ट्रक्चर। तो अब ऐसे तो कोई बच्चा जो है वो दिमाग लगा के तो नहीं बैठता कि वो पूरा जो है वो स्ट्रक्चर बनाएगा। तो रफली स्ट्रक्चर कैसे बनाते, मैं एक गला बना देता यहाँ पर। जैसे मैं क्या करता एक यहाँ जैसे सपोज मान के चलो इस तरह से गले का एक डायग्राम बना देता, और उसमें यहाँ पर इस तरह से जो है वो एक ग्लैंड के रूप में थायराइड को जो है वो समझा देता है कि ये जो है वो अगर कहा जाए थायराइड है, उसको स्टमस ऑफ थायराइड ग्लैंड के नाम से जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे जो है वो रफली एक आध कोई अच्छा सा डायग्राम उसमें बना सकता था, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, गले का ही डायग्राम बनाना था और एक ग्लैंड के रूप में उभरा हुआ जो है वो भाग जो है वो बताना था।
और ज्यादा कुछ इंटेलिजेंट जो है अगर कहा जाए बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, थायराइड के अंदर ये जो है वो यहाँ पर है। इसमें एक हिस्सा होता है, जैसे इस तरफ वाला जो हिस्सा होता है ना, मतलब ये मेरा राइट है तो इसको बोलते हैं राइट लोब, इसको बोलते हैं लेफ्ट लोब, बीच वाले को बोलते हैं इस्थमस, और यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड होती है और हार्मोन जो है वो रिलीज करती रहती है। तो ये लिख सकते थे यहाँ पर अगर कहा जाए, ये मतलब इसमें जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो इशू नहीं था। और जो है वो अगर कहा जाए थायराइड से होने वाले, मतलब देखो ये वाला एक टॉपिक ऐसा था जिसमें आप सोचोगे किसी टीचर की जरूरत हो तो नहीं हो, क्योंकि जो भी गाइडें आपके पास होंगी उसमें थायराइड के, देखो कोई भी ग्लैंड होगी, हमेशा ध्यान रखो कोई भी ग्लैंड होती है उसके हाइपो यानी कम स्त्राव और हाइपर यानी ज्यादा स्त्राव, हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन। यानी कम अगर उससे सेक्रेट हो रहा है हार्मोन तो उससे जो है वो अगर कहा जाए कि कोई ना कोई जो है वो अगर कहा जाए रोग होगा, और अगर ज्यादा उससे हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा है तो उससे कोई ना कोई जो है वो रोग होगा। तो ऐसे आसानी से जो है वो अगर कहा, जैसे अपन हाइपो की बात करें, ठीक है, तो हाइपो में जो है वो हाशीमोटो नाम की जो है वो एक बीमारी हो जाती है। यहाँ पर अगर कहा जाए है ना, आयोडीन की कमी हो जाएगी, उससे जो है वो रिलेटेड जो है वो अगर कहा जाए दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे अपन आसानी से जो है वो इसको जो है वो खुद भी आपने जो है वो क्योंकि इसमें मेरी जरूरत नहीं, इसमें आप कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर में भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्यों आवश्यक है? अब कंप्यूटर यार सीधी सी बात है, बाइनरी कोड 0 1 समझता है, तो 0 1 समझता है, तो अगर हम असेंबली लैंग्वेज लेंगे उसको भी ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा असेंबलर के द्वारा, और कोई हाई लेवल लैंग्वेज लेंगे तो उसको भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर से ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा। तो ये तो पहली आवश्यकता हो गई कि कोई भी कंप्यूटर बाइनरी कोड के ऊपर ही फंक्शन करता है या बाइनरी कोड को ही समझता है 0 1, उसी में वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, सीपीयू को देता है और वहां से इंस्ट्रक्शन से काम करता है। तो इसीलिए जब हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड तक ले जाते हैं तब भी हमको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। और वर्तमान में जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है, दो चार जो भी आपका नाम मन करे वो लिख देना, C++, जावा, SQL, जो अच्छा लगे, ठीक है, उनके लिए भी हमको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। फिर जो है वो अभी तो मेन तो आपको मालूम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो एक चार्ट बना देना कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, उनके उपयोग क्या है, वो तो आप बता ही दोगे। ठीक है, फिर अगला आता है 2 अंकों वाली, एक सेकेंड, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का, यार ये तो मुझे करना पड़ेगा, टाइम मेरा भी जाएगा 7 8 मिनट का, आप कर लेना इसको, मैं अलग से कभी भेज दूंगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का तालिकाबद्ध जो अगर कहा जाए टेबल चार्ट, किसी के घर भी जो छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है ना उसके यहाँ एक चार्ट होता है। अब ये चार्ट आपको, मतलब आज आपको ये जो है एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ पर उसने सिखा दी कि आप अगर गाइड पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने घर के अंदर से ही चीजों को देख रहे हो, किसी हॉस्पिटल में जो चार्ट, कभी आज इस क्लास को अटेंड करो, कल किसी भी प्राइवेट में मत जाना, है ना, जो है वो अगर कहा जाए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाना, वहां पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बड़े अक्षर में जो है वो लगा रहता है, बड़े अक्षर में आसानी से लगा हुआ मिल जाएगा उसको। हाँ, अब मैं क्यों याद रखूंगा, मेरे को तो अभी एग्जाम देना नहीं, लेकिन आपको जो है वो देना है, तो आपको जो है वो याद रखना चाहिए कि यार इस शेड्यूल के अंदर, जैसे हाँ मुझे बुनियादी रूप से मालूम है कि भाई उसमें कौन से जो है टीके जो है वो सबसे शुरू में, जैसे अगर कहा जाए कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, ये ध्यान रखिए, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2 लोगों के लिए होता है। एक होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है, गर्भवती माता के लिए होता है, उसमें टिटनेस के उसको टीके लगते हैं, उसको TT1 TT2 और TT बूस्टर बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा कभी भी, ठीक है, ये ध्यान रखिए गर्भवती माँ, नहीं तुम सोचो कि बच्चे बच्चे के लिए जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में माँ भी है बच्चे भी है, दोनों है। बच्चे के लिए, अब बच्चे के लिए कौन सा होगा? देखो सबसे पहले अभी कोविड में चल रही थी ना, BCG की वैक्सीन हिंदुस्तानियों को खूब लगी, इसलिए उनको कोविड होने की संभावना, तो बैसिलस कैलेमेटिगुरिन BCG का टिकट लगा दो। फिर उसके बाद OPV, 2 बूंद जिंदगी की 5 साल तक लगना ही है, शुरू से बच्चे के जन्म के समय से ही लगाओ, बच्चा अगर कहा जाए कि 15 दिन का हो, महीने भर का हो तब लगाओ, तो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो उसमें लगा दी। ठीक है, फिर उसके बाद मीजल्स हो गई, है ना, फिर उसके बाद क्या है कि बीमारियों के अलावा बच्चे को विटामिन ए का बूस्टर डोज भी मिलता है, जिससे कि उसको रतूंधी यानी जो नेक्टोलोपिया बोलते हैं, आंख में जो रात में नहीं दिखता, यानी विटामिन ए, हालांकि अब तो गोल्डन राइस आ गया, दूध में विटामिन ए देने लगे सरकार, फूड फोर्टिफिकेशन से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई। फूड आज ये भी देखिए, घर में जो दूध का पैकेट देखिएगा उस पर विटामिन ए विटामिन डी लिखा हो, यानी अपने आसपास सब कुछ भरा पड़ा है, हम पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ लगाते रहते हैं, और एग्जाम जो है वो हमारे हाथ से जो है वो इधर उधर भागने लगता है।
तो आप देखेंगे, तो आज आप ये क्वेश्चन कैसे तैयार होता है, जब आप हॉस्पिटल लेने आज से आप सरकारी हॉस्पिटल में देखो तो कि सरकार जो योजनाएं चला रही उसी से तो उसने उठा के पूछ लिया, कुछ और तो जो है पूछा नहीं नेशनल इम्यूनाइजेशन का। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ना, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम जो है अगर कहा जाए बायोटेक्नोलॉजी से जो जीन थेरेपी कर रहे हैं, जेनेटिक जो रोग हैं उनका इलाज कर रहे हैं, ठीक है, जीन थेरेपी की सहायता से अगर कहा जाए, यानी कि कोई बच्चे को भ्रूण में अगर विसंगति है, किसी व्यक्ति को आनुवांशिक अगर कहा जाए कोई विसंगति है, तो हम जो है अगर कहा जाए जीन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मतलब जैव प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा जो है, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अगर कहा जाए आज जो है हम टिश्यू सेल कल्चर, और अगर कहा जाए कि मतलब जो ऊतक संवर्धन, ऊतक संग्रह से स्किन, अन्य अगर कहा जाए टिश्यू अगर जो है वो विकसित कर रहे हैं, तो उससे स्वास्थ्य, ठीक है, शरीर के अंदर के रोगों का इलाज करने के लिए हम जैव प्रौद्योगिकी से एक नई तकनीक जो है वो लेकर आ गए, जो 2-1 साल पहले मेरे हिसाब से एग्जाम में आई थी। उसमें ट्रांसजेनिक एनिमल शायद पूछा था कि कोई जो है वो बाहरी जीव को हमारे शरीर में जो है अगर कहा जाए या तो प्रवेश किया जाए, ठीक है, या किसी ट्रांसजेनिक एनिमल से कोई चीज ली जाए। आज जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इंसुलिन तो तैयार करने में, हार्मोन कृत्रिम रूप से तैयार करने में, इन सब को तैयार करने में जैव प्रौद्योगिकी जो है वो एक दिशा बता रही। तो ऐसे ही अगर अगर कहा जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जो चुनौतियां, बीमारी, रोगों का इलाज, उनके उपचार आदि के लिए जो है वो जैव प्रौद्योगिकी का हम जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जो आपने वैक्सीनेशन लिखा वो भी आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में जो टीका है या टीकाकरण कार्यक्रम है, एक ही टीके में एक से अधिक बीमारियों का इलाज जैव प्रौद्योगिकी से जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो उपयोग है, ये अपन लिख सकते थे। मध्य प्रदेश नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति, भैया इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ो, उसमें क्या बताऊं, बेसिक है और उसमें पूरा ही पूरा लिखा हुआ है, आराम से ही मिल जाएगा। भारत के संदर्भ में पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम बहुत बेसिक है, पर्यावरण के लिए जो है वो स्कूल एजुकेशन में आपके ये एमपीपीएससी में जो है ये भी पर्यावरण जागरूकता का जो है वो एग्जाम्पल है। और जो 10वां क्वेश्चन है ये मैं बता देता हूँ, प्रारंभिक अवसादी संरचनाएं, ये आपके लिए मैं बता दूं इसमें आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। ये जो इन्होंने जियोलॉजी के 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये एग्जैक्टली टेक्निकली नॉर्मल जनरल स्टडी की बुकों में नहीं, ये जियोलॉजी के मॉड्यूल होते हैं एनसीआर इसके इग्नू के। ये वाला मैं मॉड्यूल में दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इसकी फाइलें सेव है इसी सिस्टम में, उसमें से जो है अगर कहा जाए मैं दिखा देता हूँ। बाकी देखो, पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम तो लिख लोगे ना, मतलब मन से भी लिख सकते हो ना। आज पर्यावरण जागरूकता के लिए जो है अगर कहा जाए क्या कार्यक्रम जो है चला रहे हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हो आप, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ष में कई पर्यावरण से संबंधित दिवसों को मना रहे हो, ठीक है, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो है अगर कहा जाए, ठीक है, स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम आदि में जो है अगर कहा जाए पर्यावरणीय शिक्षा को जो है वो शामिल कर रहे हो। ऊपर अभी आपने एनवायरमेंटल एथिक्स की जो है वो बात की थी, एनवायरमेंटल एथिक्स के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो अब चर्चा करने लगे, यानी पर्यावरणीय नैतिकता के ऊपर भी जो है वो अगर कहा जाए अब इस समय जो है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो है वो चर्चा जो है वो की जाने लगी। इस तरह से एनसीईआरटी वगैरह के मॉड्यूल में भी, यानी आप ये लिख सकते हो स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के मॉड्यूल में भी जो है वो पर्यावरणीय शिक्षा को बताया जा रहा है, ठीक है, बच्चों को जो है वो अगर कहा जाए कैंपों के माध्यम से, ठीक है, जो है वो एनवायरनमेंट से संबंधित कैंपों के आदि के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने से संबंधित जो है वो जानकारी दी जा रही है। ये सब जो है वो अगर कहा जाए इसके अंदर जो है वो प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। मतलब पर्यावरणीय शिक्षा में जो मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे आप जो है वो करेंगे, यहाँ पर जितने यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अनुसंधान हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो अगर कहा जाए कोर्स और जो है वो अगर कहा जाए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ये सब है और क्या। आप इसको जो है वो अगर कहा जाए, अभी तो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर कि जो है वो अगर कहा जाए कि भाई एनवायरमेंटल, अब एनवायरमेंटल अनौपचारिक एनवायरमेंटल शिक्षा भी मिल रही है, ये सब अपन डाल सकते हैं। और ये जो अवसादी वाला, ये थोड़ा सा जो मैं एक क्वेश्चन मैंने कहा ना कि खतरनाक पूछ रहा है वो, ये मैं आपको फाइल में से दिखाता हूँ, रुको मेरे पास से। देखिए ये मैं बता देता हूँ, ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, आपका जो क्वेश्चन था ना वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, प्रारंभिक अवसादी संरचनाओं का विस्तार से डिस्क्राइब प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन डिटेल। अब इसमें जब आप जाओगे ना, ये एक फाइल है पूरी मेरे पास सेव ही है, पर ये मुझे लगा नहीं था कि इतना अंदर का पूछेगा, ये इसमें टॉपिक ही है पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर
तो इसमें ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के पूरे पैटर्न है, एक एक को याद करना पड़ेगा ना, जैसे ये बिल्डिंग के बारे में ये वाला पता करना पड़ेगा, ये पूरा ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की एक लिस्ट बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये अभी बिल्कुल क्या है, ये कभी भी ये ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा जाता। ज्योग्राफी में तो हम सीधे जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक पढ़ते हैं, इग्निशियस पढ़ते हैं। यहाँ ये पूरी की पूरी जो है वो आप एक क्वेश्चन ऐसा थोड़ा उलझा हुआ आने लगा है, तो जियोलॉजी में आप इसके लिए आप इग्नू की बुक फॉलो करिए जियोलॉजी की, तो उसमें ये मैंने इग्नू का ही खोल रखा है, इसी के अंदर मॉड्यूल है, और वो जो दोनों क्वेश्चन पूछे हैं अभी उसने वो इसी मॉड्यूल से पूछे हैं। ठीक है, जैसे ये रिपल मार्क होते हैं जो, तो रिपल मार्क जो होते हैं वो इस तरह से अगर कहा जाए कि ये जो मार्क होते हैं ये ऐसे जो दिखाई दे, ये प्रारंभिक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर का जो है वो एग्जाम्पल है, शुरुआती ऐसे। तो इसमें ऐसे छोटी छोटी जो है वो लिस्ट अगर आप जो है अगर कहा जाए, जैसे मड क्रैक्स हैं, तो ये मड क्रैक्स जो आपको दिखते हैं यहाँ पर अगर कहा जाए, ये मड क्रैक्स दिख रहे हैं, ये शुरुआती जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के कारण है ना। रेन ड्रॉप्स जो है अगर कहा जाए, ठीक है, इम्प्रिंट यानी पानी जब गिरता था तो उसके कारण जो निशान हो जाते थे चट्टानों के ऊपर, ये आज भी कई पुरानी चट्टानों के ऊपर आपको ऐसे निशान दिखते हैं, ये सब जो है अगर कहा जाए आपको स्ट्रक्चर्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक जो है वो बता दिया कि क्या क्या रहेंगे कैसे। ओवरऑल प्रश्न का कुछ हिस्सा कठिन, कुछ हिस्सा सरल, संतुलित पेपर था, अद्भुत कठिन पेपर नहीं था। ठीक है, पेपर सरल ही था, सहज ही था। सरल का मतलब है कि देखो, सरल का मतलब क्या होता है, जो चीजें आसानी से उपलब्ध है हमारे आसपास हैं वो सरल है, हमने नहीं पढ़ी ये अलग बात है। कठिन का मतलब होता है कि कोई बिल्कुल सरप्राइज क्वेश्चन कहीं से उठा रहा है, जैसे ये 10वां क्वेश्चन जो दिख रहा है 3.10, ये थोड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली बच्चे जो है वो प्रारंभिक अवसादी चट्टाने नहीं पढ़ते, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन कठिन थे, तो यानी हल्का फुल्का जो है माने। तो ये आज का पेपर हमने सॉल्व किया, पहला और दूसरा पेपर भी ऐसे ही सॉल्व किया था मैंने, पर आप यहाँ तक तो देख ही नहीं पाते मुझे लगता है ये वीडियो, कभी कभी इसको पूरा देखेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। और एग्जाम में जो अक्टूबर है उसमें मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, इसके पिछले साल का भी मैंने करा था, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आपको इस बार आप उठा के देखिए, पिछले साल मैंने सॉल्व कराया है थर्ड पेपर, उसको इस बार से मैच करिए, आपको खुद लगेगा हाँ यार कि उसको कर लेते 2-3 क्वेश्चन अपने तैयार हो जाते। तो बस इसी तरह से पढ़िए, अच्छी ईमानदारी से मेहनत करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो संपर्क साधिए, टेस्ट सीरीज 25 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेंस का, वो भी उपलब्ध है, मेंस का ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी है। ठीक है, ऐप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि कैसी क्लासेस हैं, पढ़ाता मैं ही हूँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वो तो मैं बोलता ही हूँ आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि कम से कम सही दिशा में जो मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं मुझे भी अच्छा लगे, और आप भी वो जो है वो आनंदित हों, एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, खुश रहिए। कल के पेपर के लिए, फोर्थ पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करिए, अच्छा हेल्दी पेपर होगा कल का, बढ़िया। यहाँ पर धन्यवाद।